चैप्टर 121 चीटेड वन धोखा। एक 15 अगस्त के दिन यान वेनशियू, वेनताओ और यान वेनकई घर लौट आए। नहा धोकर वे तीनों बुढ़िया के आंगन में गए। आपका वजन कम हो गया है? क्या अकादमी में पढ़ाई करना बहुत कठिन है? बूढ़ी श्रीमती यान ने परेशानी से भरे चेहरे के साथ अपने 3 पोते पोतियों को देखा, जो थोड़े पतले हो गए थे। यान वेनशियू ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, अकादमी में यह कठिन नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने हाल ही में वातावरण बदला है और हम अभी भी इसके आदी हो रहे हैं। एक बार जब हम समायोजित हो जाएंगे, तो चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। जैसे ही वह अपने सबसे बड़े पोते से चिपकी रही, बूढ़ी श्रीमती यान ने कहा, बेटा, अपना सारा समय पढ़ाई में बर्बाद मत करो। तुम्हें व्यायाम करने और अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए भी समय निकालने की जरूरत है। केवल स्वस्थ शरीर के साथ ही आप महान चीजें हासिल कर सकते हैं। यान वेनशियू ने सम्मानपूर्वक सुना, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहा और वह समय समय पर सिर हिलाता रहा। इस बीच यान झिगाओ और मैडम ली ने अपने चेहरे पर गर्व और संतुष्टि के साथ अपने बड़े बेटे को देखा। बुढ़िया महिला यान वेनशियू से मिलने के बाद मैडम ली अकादमी में अपने सबसे बड़े बेटे के जीवन के बारे में पूछने ही वाली थी कि अचानक यान जियोवान ने उसे रोक दिया। वेनशियू, अपने दूसरे भाई को देखो, वो केवल कुछ सामान्य शिक्षकों के साथ स्टेट स्कूल में पढ़ सकता है, अपनी पढ़ाई में ज्यादा प्रगति नहीं कर रहा है। अब जब आप वापस आ गए हैं, तो उसे थोड़ा पढ़ाने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? यह सुनकर मैडम ली की भौहें तुरंत तंग गईं। हालांकि उसके बड़े बेटे ने इसे अच्छी तरह छुपाया, लेकिन उसकी आंखों की थकान उससे छुप नहीं सकी। अकादमी ने बमुश्किल 2 दिन का ब्रेक दिया था, जो उसकी सबसे बड़ी बेटी को ठीक से आराम करने का मौका होना चाहिए था। उनका यह दूसरा भाई अपने शब्दों और कार्यों में अधिकाधिक ढुलमुल होता जा रहा था। सौभाग्य से बूढ़ी महिला, जो अपने सबसे बड़े पोते के लिए अतिरिक्त देखभाल दिखाती थी, ने सीधे तौर पर खंडन किया, क्या हमने विशेष रूप से वेनजी और वेनबिन को पढ़ाने के लिए घर पर एक शिक्षक को नियुक्त नहीं किया था? उनकी पढ़ाई में मार्गदर्शन करने के लिए वेनशियू की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ 2 दिनों के लिए घर आया है, इसलिए उसे अपने स्वास्थ्य को फिर से भरने की जरूरत है। यान जियोवान पर अधिक ध्यान दिए बिना उसने अपना सिर दाओहुआ की ओर घुमाया। इन 2 दिनों में अपने 3 भाइयों के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ। उन्हें देखो, प्रत्येक का वजन कम हो गया है। दाओहुआ मुस्कुराए और सहमत हो गई। इसके बाद यान झिगाओ ने अकादमी में अपने सबसे बड़े बेटे के समय के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। यान वेनशियू ने केवल अपने शैक्षणिक कार्य और कुछ दिलचस्प बातों का उल्लेख किया। वेनताओ और यान वैनकाई बीच बीच में कुछ शब्द बोलते थे, और कमरा जल्द ही हंसी मजाक से भर जाता था। दाओहुआ बुढ़िया के बगल में चौकी पर बैठी और अपने 3 भाइयों के हाव भाव को स्पष्ट रूप से देख रही थी। सबसे बड़ा भाई हमेशा संकोची रहता था, और वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन तीसरे और चौथे भाई अपनी भावनाओं को छुपाने में उतने कुशल नहीं थे। उनके लिए उनकी जबरन मुस्कुराहट देखना आसान था। उसके 3 भाइयों के लिए अकादमी में जीवन शायद उतना अच्छा नहीं था जितना उन्होंने चित्रित किया था। दाओहुआ ने घोषणा की, दादी, मैं जाऊंगी और देखूंगी कि खाना कैसे बन रहा है, और हमारे घर का बना अंगूर वाइन लौगी। बूढ़ी श्रीमती यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दाओहुआ ने पीछे मुड़कर वेनताओ और यान वेनकाई की ओर देखा और उन्हें पीछे आने का संकेत दिया। संकेत पाकर यान वेनकाई ने तुरंत बुढ़िया से कहा, दादी, मैं बड़ी बहन को अंगूर की वाइन लाने में मदद करने जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। वेनताओ खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया। अपने 2 पोते पोतियों को भागते हुए देखकर बूढ़ी श्रीमती यान ने गर्मजोशी से हंसते हुए यान वेनशियू की ओर मुड़ते हुए कहा, देखो तुम्हारे तीसरे और चौथे भाई कितने ऊर्जावान हैं। तुम्हें उनसे सीखना चाहिए और जब भी संभव हो अधिक व्यायाम करना चाहिए। यान वेनशियू ने सहमति में सिर हिलाया, दादी, मैं करूंगा। आंगन के बाहर दाओहुआ उन्हें दाओहुआ मंडप की ओर ले जाने से पहले वेनताओ और यान वेनकाई के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बड़ी बहन, क्या आपने जो अंगूर की वाइन बनाई है उसका स्वाद अच्छा है?
यान वेनकाय अंदर सीधा और ठीक से बैठा था, लेकिन जैसे Hi baha bahara aya, usin turanta de la caradia. Dauhua ne muscarate hu jababadia, apaco aka pala mem patakala jaga. Fira usin una donum ki ora diana se decat hu pucha, tisarabai, kathabai, academy mem tumare li sabathika haina. Jays hi usin yaha pucha, ventau ora yana venkai kucha hata taka kupa hogai. Dauhua ne turanta pucha, kya wa, kya academy achi nahim hai. Ventau ne dauhua se kabi kucha nahim chapaya, ora unhan turanta utaradia, isa nahim hai ki yaha aka nahim hai, yaha surfa atana hai ki academy mem kulina paravaram ora adikarika perstabumi se bahuda ser chatra hayam. Dauhua ne turanta nayatartha ko samaja ora usaki abivyakti sintita hogai, kya apako damakaya gaya hai. Ventau ne jata se kaha, sintamata karo, hamam damakaya nahim gaya hai. Academy mem larai ke kilafa niyama hayam, adika se adika hamam apana abhimana nigalana hoga. Paravara ke lai parasani na kari ho, isake lai unhem kupakapa bahuda kucha sahana para. Isamem koi madata nahim kara rahada, jo chatra gamandi ora dabanga the ve amat ora para bahuda achi pers tabumi se 8 the ve hamare lai achuda the. Dauhua ne rahada ki sanzali. Yusa Samaya, Yana Venakai ne Udasa Hokara Kaha, Kunki Hama Marsala Arda Ka Adyayana Kara Rehi Hayam, Isali Hama Abi Bithika Hayam. Nisida Rupa Se Marsala Kalakaram Ka Swababa Garma Hoda Hay, Lekina Ve Siddhi Hot Hayam Ve Idara Udara Nahim Gumate Hayam, Ora Saba Kucha Kul Mem Hai. Yaha Hamare Sabase Bear by K Lai Vastava Mem Kathina Hai. Loga Kahed Hayam Ki Vidvana Kudila Ho Sakat Hayam, Ora Main Abataka Isa Para Visvasa Nahim Kiada. Vidvana Chaya Mem Nukasana Pahankana Pasanda Karati Hayam. Dauhua ne bonhem karhate hukaha, kya hamare sabase bear by kobi kathina samaya dia gaya hai. Gamanda karain ki bada nahim hai, lekina usaka sabase bara by kafi aka dikain vala, samawa ora vinamra da isa vyakti jisaka hara jagaha achi taraha se svagata kia janakahi. Sintita hokara vaha sintita ho jagi, ventau ne turanta utaradia, isa nahim hai ki use kathina samaya dia ya raha hai, yaha surfa atana hai ki vaha dusaram se thora alaga thalaga hai. Yana venakai ne aha barate hukaha, hamain dara se dakila leora. Hamari Paravarika Perstabumi Visaza Rupa Se Pratastita Nahim Hai. Academy Mem Loga Ne Lagam Ko Kunate Hayam. Appa Janate Hayam Ki Hamara Sabase Bara by Parhai Mem Katana Aka Hai. Isali Swabhavika Rupa Se, Vaha Ursia Ka Laxia Bana Gaya Hai. Agara Jo Paravara Ka Sabase Bara by Aka Dubara Hamare Yaham Nahimata. To Hamare Sabase Bear by Ko Yaha Bi Pata Nahim Kalata Ki Usak Sahapathiom Ne Use Kisa Hata Taka Bahiskarta Karadia Hai. Dauhua Ko Bari Mana Mahasusa Wa. U Sumita Nahim Tiki Academy Isi Hogi. Thori Dara Taka Jurjakane K Bada, Uzin Fira B Pucha, Tisarbai, Kothbai, Kya Pain Geo Yayanga Ko Academy Mem Nahim De Ka Hai. Bail Hai Geo Yayanga Ne Kucha Nahim Kia, Jabataka Lagam Ko Pada De Ki Ve uses Parisita Hayam, Academy Mem Koi Bi Nisida Rupa Se Unhem Laparavahi Se Damakan Ki Himata Nahim Karega. Geo Yayanga Ka Alaka Karain Para, Ventau Ora Yana Venkai Eka Bara Fira Kupa Hogai. Thori Dara Bada, Yana Venkai Ne Dur Se Kaha, Bari Bahana, Academy Jane K Bada Hai Mujai Hasasa Wa Ki Hamara Paravara Lidila Princess Se Katana Dura Hai. Ventau Ne Sahamati Mem Sira Halea. Kucha Wakya. Dauhua Ne Jaldi Se Pucha. Yana Venkai Ne Apana Sira Halea. Yaha Koi Bari Bada Nahim Hai. Bada Surfa Atani Hai Kieka Bara Jaba Hama Saraka Paratha. Hamain Lidila Prinsa Ki Gari Deki. Usa Samaya, Tharda Bradera Ora Mame Usaka Svagata Karana Kahatha, Lekina Usak Talavaradari Angaraksakam Ne Upadravyam K Rupa Mem Hamam Lagabaga Giriftera Karaliada. Yadi Hamare Sabase Bear by Ne Samaya Para Akara Yaha Spasta Nahim Kia Hoda Ki Hama Vangu Academy K Chatra Hayam, Tasayata Tharda Bradera Ora Mujay Siddhi Jela Mem Dala Dia Gaya Hoda. Jaba Lidila Prinsa Ne Pichale Dinam Yana Paravara Ka Dora Kiada, Tamujay Yaha Janan K Alava Ora Kucha Mahasusa Nahim Waki Hamam Usak Sathi K Satha Savadani Pravaka Vyavahara Karana Hoga. Vizamaya Ka Koi Baba Nahimda. Lekina Yusa Kasana, Hamara Gale Para Kamakamati Talavaram K Satha, Mujay Sakamuka Sahi Paravara K Sadasayam Ki Analanghaniata Ka Ihasasa Wa. Lidila Prinsa K Bagan Ka Matalaba Yaha Hoda Ki Bail Hai Angaraksakam Ne Hamam Mara Dala Hoda, Lekina Koi Bi Hamare Bakava Memeka Sabda Bi Nahim Balata. Dauhua Ne Teza Dilla Se Suna.
Balhai yana venkai ne isa para prakasadala, vaha kalpana kara sakati tiki usa samaya stiti. आशावादी नहीं रही होगी, और वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, क्या जियो येयांग ने तुम्हें नहीं पहचाना? वेंताओ ने अपना सिर हिलाया, छोटे राजकुमार ने शायद हमें देखा भी नहीं। वह बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था, न केवल अंगरक्षक बल्कि अन्य सभी प्रकार के लोग भी जो अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। दरअसल जिस दिन हम अकादमी पहुंचे, उसी दिन हमने लिटिल प्रिंस को देखा। दुर्भाग्य से हम उनसे संपर्क नहीं कर सके। उसकी कक्षा के छात्रों के अलावा लिटिल प्रिंस की कक्षा के पास किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। बाद में हम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन अंगरक्षकों ने हमें सीधे रोक दिया, जिन्होंने कहा कि कॉलिंग कार्ड के बिना वे किसी को भी घोषित नहीं करेंगे। अकादमी में लिटिल प्रिंस के भव्य दल को देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि झोऊ परिवार के सबसे बड़े भाई ने क्यों कहा कि लिटिल प्रिंस हमारे परिवार के प्रति वास्तव में मिलनसार था। दरअसल यान परिवार से मुलाकात के दौरान लिटिल प्रिंस काफी मिलनसार थे। चैप्टर 122 एनिमीज ऑन अ नैरो रोड। संकरी सड़क पर दुश्मन एक जैसे ही यान वेनकाई और वेंताओ ने बारी बारी से बात की और दाओहुआ को अकादमी में उनके साथ हुई हर बात के बारे में बताया। उसकी भावनाएं कुछ जटिल हो गईं। केवल जब उसे पता चला कि वे जियो येयांग का चेहरा भी नहीं देख सकते हैं, तब उसने प्राचीन पदानुक्रम की कठोरता को गहराई से समझा और अधिक स्पष्ट रूप से समझा कि जियो येयांग के लिए यान परिवार वास्तव में ज्यादा मायने नहीं रखता था। बड़ी बहन, आपको हमारे दादा दादी को इन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, वेंताओ ने समझाने के बाद कहा। बड़े भाई ने कहा कि यह हमारे लिए एक परीक्षा है, इसलिए परिवार की चिंता न करें। वेंताओ ने भी सिर हिलाया। यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे संभाल सकते हैं। दाओहुआ ने चुपचाप सिर हिलाया। इससे पहले उसने मैडम ली को स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वह अपने पालक पिता को जियो येयांग से बहुत अधिक उम्मीदें न रखें, लेकिन इस समय यह सुनकर कि जियो येयांग ने अकादमी में अपने 3 भाइयों को एक बार भी नहीं देखा था, उसे भी अपने दिल में निराशा महसूस हुई। लोग ऐसे ही होते हैं, जब उनके साथ कुछ नहीं होता है तो वे हमेशा थोपी हुई और न्यायसंगत बात कर सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में उनके साथ ऐसा होता है, तो शायद वे दूसरों की तुलना में और भी अधिक सनकी और विकृत हो जाते हैं। इससे पहले उसने सोचा था कि जियो येयांग के मन में उसके और यान परिवार के लिए कुछ विशेष सम्मान होगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे बताया, उसने बहुत ज्यादा सोचा। वह समझ सकती थी कि उसके पालक पिता को राज्यपाल द्वारा आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। आखिरकार, हालांकि उनके पास एक महान दर्जा था, लेकिन वे आधिकारिक दायरे में नहीं थे, और वे आधिकारिक मामलों को प्रभावित नहीं कर सकते थे। लेकिन एक ही अकादमी में होने के नाते अपने 3 भाइयों के प्रति विशेष देखभाल की बात तो दूर, एक भी सम्मान ऐसा नहीं था जिससे पता चले कि उसने वास्तव में उन्हें अपने दिल में नहीं रखा है। अफसोस, न केवल उसके पालक पिता को बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे भी नहीं रखनी चाहिए। बाद में दाओहुआ और अन्य लोगों ने जल्दी से कुछ अंगूर की वाइन ली और दादी के आंगन में लौट आए। हालांकि यान वेनशियू ने इसे घर के अंदर अच्छी तरह से छुपाया था, यान झिगाओ, जो कई वर्षों से एक अधिकारी था, अपने सबसे बड़े बेटे के अनकहे शब्दों को याद नहीं कर सका। प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय में सुनी गई अनौपचारिक बातचीत के बारे में सोचते हुए उनकी अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। छोटे राजकुमार ने यान परिवार को गंभीरता से नहीं लिया, अन्यथा लॉर्ड यान को गवर्नर के मध्य शरद भोज में आमंत्रित क्यों नहीं किया जाता? क्या ऐसा नहीं है? मैंने सुना है कि अगले दरवाजे फेंझोऊ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर को आमंत्रित किया गया था। फिर छोटा राजकुमार पहले यान परिवार में क्यों रहा? कौन जानता है, शायद छोटा राजकुमार केवल मनोरंजन की तलाश में था या उत्सुक था। इन फुसफुसाहटों के बारे में सोचते हुए यान झिगाओ ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी। सचमुच, एक वाक्य किसी को सपने से जगा सकता है। पहले रात्रि प्रवास था, और फिर उनके सबसे बड़े बेटे और उनके भाइयों ने वांग्यू अकादमी में स्थान प्राप्त किया। उसने भोलेपन से सोचा कि लिटिल प्रिंस और उनके परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध थे। दुर्भाग्य से वास्तविकता की जांच तेजी से हुई।
उसने लिटिल प्रिंस के दिल में उनके परिवार के महत्व को बहुत अधिक महत्व दिया था। उसने सचमुच थोड़ी सी आत्म जागरूकता खो दी थी। यान झिगाओ ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा। शिक्षा प्राप्त करना केवल किताबों में ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पारस्परिक कौशल, मानवीय संबंधों के बारे में भी है। अकादमी समाज का एक सूक्ष्म जगत है, जहां आपको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको अधिक सोचना चाहिए, अधिक निरीक्षण करना चाहिए, दूसरों के साथ व्यवहार करने में सही माप को समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जहां भी जाता है, जब तक उसके पास सच्चा कौशल है, उसे खड़े होने के लिए जगह मिल जाएगी। बाहरी लोगों से मदद अंततः अस्थायी होती है। यान वेंशयू ने अंतर्निहित अर्थ को समझा और तुरंत अपना सम्मान दिखाने के लिए खड़ा हो गया। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, पिता। आपका बेटा उन्हें याद रखेगा। बगल में यान जियोवान ने उन दोनों को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, फिर उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। ऐसा लग रहा था कि उनके 3 भतीजों के लिए अकादमी में इतना आसान समय नहीं था। एक पल में अपने बेटे के अकादमी में न जा पाने को लेकर उनके मन में जो भी नाराजगी थी वह दूर हो गई। इस वर्ष का मध्य शरद उत्सव रात्रिभोज असाधारण रूप से शानदार था, जिसे मैडम ली द्वारा तैयार किया गया था, और अंगूर वाइन की मदद से परिवार ने भरपूर आनंद लिया। घर पर 2 दिन बिताने के बाद यान वेंशियो और उनके भाई अकादमी लौटने वाले थे। बड़े भाई, क्या आपके पास डबल नौवे महोत्सव के लिए छुट्टी है? जाने से पहले दाओहुआ ने अपने 3 भाइयों से पूछा। यान वेंशियो ने सिर हिलाया। हाँ, हमें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि हम इसे वापस कर पाएंगे। अकादमी और जिंगझू शहर के बीच की यात्रा छोटी नहीं थी। एक राउंड ट्रिप में लगभग आधा दिन लगेगा। दाओहुआ ने कहा, कितने अफसोस की बात है, जो क्रिसैंथेमम्स मैंने जागीर में रोपे थे वे सभी जीवित हैं, और मैं उस दिन आपको गुलदाउदी दावत में आमंत्रित करने की उम्मीद कर रही थी। मैडम यान, चाहे आप लौटे या न लौटे, आपके क्रिसैंथेमम्स गमलों में लगे हैं और इन्हें किसी भी समय देखा जा सकता है। अकादमी से वापसी की उनकी यात्रा छोटी नहीं है, वे परेशानी से परेशान नहीं होना चाहेंगे। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह ठीक है। अगर हम क्रिसैंथेमम्स नहीं देख सकते हैं, तो अगली बार जब आप वापस आएंगे तो गुलदाउदी वाइन पीना भी उतना ही अच्छा होगा। वाइन के बारे में बोलते हुए यान वैनकाई तुरंत बोला, बड़ी बहन, अपनी अंगूर वाइन के 2 जार मेरे साथ ले जाने द। दाओहुआ ने साफ मना कर दिया, नहीं, तुम पढ़ रहे हो, तुम शराब कैसे पी सकते हो? यान वैनकाई, मैं नहीं पीऊंगा। यह कहते हुए वह दाओहुआ के करीब झुका और उसके कान में फुसफुसाया, मैं इसे उस प्रशिक्षक को दूंगा जो हमें मार्शल आर्ट सिखाता है, उसे इसमें रुचि है। दाओहुआ ने झिझकते हुए यान वेंताओ की ओर देखी। यान वेंताओ ने सिर हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि उनके मार्शल आर्ट प्रशिक्षक को वास्तव में शराब पीना पसंद है। तब दाओहुआ सहमत हो गई, लेकिन उसने फिर भी चेतावनी दी, चौथे भाई, तुम अभी भी छोटे हो। जब तुम बाहर हो तो मत पीना। यदि तुम वास्तव में पीना चाहते हो, तो छुट्टियों के लिए घर आने तक प्रतीक्षा करो, और मैं तुम्हें कुछ पीने दूंगा। यान वेनकाई ने अपनी आंखें घुमाई। बड़ी बहन, क्या तुम मुझसे छोटी नहीं हो? एक छोटी बहन के लिए अपने बड़े भाई को जवान कहना अजीब है। दाओहुआ उसके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठा सका और सीधे यान वेंताओ की ओर मुड़ा। तीसरे भाई, चौथे भाई पर नजर रखो। यान वेंताओ, चिंता मत करो, मैं करूंगा। वांग्यू अकादमी को झोंगझू प्रांत के सबसे प्रसिद्ध वुहुआ पर्वत के ऊपर बनाया गया था, जिसके नीचे दयुवान नदी बहती थी। हुआयान प्रीफेक्चर सिटी, जो धन और समृद्धि के मामले में झोंगझू प्रांत की प्रांतीय राजधानी के बाद दूसरे स्थान पर है, वुहुआ पर्वत के तल पर स्थापित किया गया था। वांग्यू अकादमी के छात्र अक्सर शहर में देखे जाते थे। चौथे भाई, क्या आप वाकई प्रशिक्षक फैंग को अंगूर वाइन उपहार में देना चाहते हैं? सड़क पर यान वेनकाई ने अंगूर वाइन के 2 जार लिए और यान वेनताओ को चारों ओर खींच लिया जैसे कि कुछ ढूंढ रहा हो। यान वेनकाई, बेशक, उस कुट्टे डोंग जियानग्रोंग के बेटे के कारण अकादमी के सभी प्रशिक्षक जानबूझकर हम दोनों की उपेक्षा करते हैं, प्रशिक्षक फैंग को छोड़कर जो अभी भी हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
मुझे उसे चुकाने के लिए नहीं, एक रास्ता सोचना चाहिए। यान वेंताओ ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर अस्वीकृति व्यक्त की गई। अकादमी स्पष्ट रूप से शिक्षकों को रिश्वत लेने से मना करती है। यान वेनकाई ने टोकते हुए कहा, ओह चलो, तीसरे भाई, हम पैसे या पेंटिंग या ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, बस घर में बनी अंगूर की शराब के 2 जार दे रहे हैं, यह शायद ही कोई रिश्वत है। हालांकि अकादमी कहती है कि शिक्षक रिश्वत नहीं ले सकते, लेकिन यह हम छात्रों को पुत्रवधू दिखाने से पूरी तरह से मना नहीं करता है। अकादमी में अन्य लोगों को देखें, यहाँ तक हमारे से कम संपन्न परिवारों के छात्र भी कभी कभी शिक्षकों को कुछ छोटे टोकन देते हैं, है ना? मुझ पर भरोसा करो, यह ठीक है। यान वेंताओ ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यान वेनकाई की बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा और यान वेनकाई को उसकी खोज में मदद की। इस बड़ी बहन को वास्तव में इतनी अच्छी अंगूर की वाइन को एक अच्छे जार में रखना चाहिए था। अब मुझे इसे ठीक से उपहार में देने के लिए एक नया जार ढूंढना होगा। इतने लंबे समय तक उपयुक्त जार नहीं मिलने के कारण यान वेनकाई चिंतित हो रहा था। हालांकि उसे लगा कि प्रशिक्षक को अंगूर वाइन के 2 जार उपहार में देने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वह इसे सबके सामने नहीं करना चाहता था। उसे यह काम चुपचाप करना पड़ा जबकि छात्र अभी तक अकादमी नहीं लौटे थे। यान वेंताओ ने दाओ हुआ के लिए बात की, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अचानक इसके लिए कहा, स्विच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया? यान वेनकाई ने अपने होंठ थपथपाए। वह बस कह रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसने आगे एक मिट्टी के बर्तन की दुकान की ओर इशारा किया और चिल्लाया, वह दुकान शराब के खाली जार बेचती है, चलो जल्दी करें। हालांकि जैसे ही वे दुकान में कदम रखने वाले थे, एक आदमी अचानक बगल से निकला और यान वेनकाई के हाथ से शराब का जार छीनकर जमीन पर गिर गया। टकरा जाना, जार के टूटने की आवाज और अंगूर की वाइन के तेज रिसाव ने यान वेनकाई की आंखों पर जोरदार हमला किया। डोंग जियानाग्रोंग, कमीने, मुझे मेरी अंगूर की वाइन वापस दे दो। चैप्टर 123, लड़ाई एक के बाद एक पुरानी शिकायतों ने यान वेनकाई को तुरंत अपनी तर्कसंगतता खोने पर मजबूर कर दिया और उसने डोंग जियानाग्रोंग पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, जिससे दोनों तुरंत लड़ाई में उलझ गए। यह कदम एक सींग के घोंसले को हिलाने जैसा था। जो छात्र डोंग जियानाग्रोंग के साथ आए थे, वे तुरंत चिल्लाने लगे और इकट्ठा हो गए। जो द्वंद्व के रूप में शुरू हुआ वह जल्द ही एक के खिलाफ कई विवाद में बदल गया। यान वेनताओ ने अपने भाई यान वेनकाई को धमकाते हुए देखकर एक शब्द भी नहीं कहा और भी मैदान में कूद पड़े। व्यस्त मुख्य सड़क पर छात्रों के एक समूह ने लड़ाई शुरू कर दी, जिसने तुरंत कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। पहले फोकस निश्चित रूप से लड़ाकों पर होता था, लेकिन इस बार सबकी नजर जमीन पर गिरे वाइन के सुगंधित लाल तरल पदार्थ पर टिकी थी। जमीन पर वह लाल तरल पदार्थ क्या है? इसमें शराब जैसी गंध क्यों आ रही है? आप लूप से बाहर हैं, है ना? वो अंगूर की शराब है, जिसे केवल अमीर और शक्तिशाली लोग ही खरीद सकते हैं। कुछ शराब प्रेमियों ने बिखरी हुई अंगूर की शराब को देखकर पीड़ा से अपना चेहरा विकृत कर लिया। बेकार, बेकार, इस तरह की बढ़िया शराब को बर्बाद करने के लिए, अगर आपको इसकी परवाह नहीं है, तो आप इसे मुझे बेच सकते हैं। ये छात्र ऐसी अच्छी चीजों को बर्बाद करने के लिए जीवन की कठिनाइयों को नहीं समझते हैं। बिखरी हुई अंगूर की शराब के बारे में टिप्पणियों के दौर के बाद लोगों ने अंततः अपना ध्यान फिर से लड़ रहे छात्रों पर केंद्रित कर दिया। और उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। भगवान, 7 या 8 लोग 2 पर हावी नहीं हो सके, और वे दोनों स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष से छोटे थे। वांग्यू अकादमी के मार्शल छात्र बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, बस उन चालों को देखें, बहुत फुर्तीले। यान वेनकाई वास्तव में क्रोधित थे। वो अपनी बहन द्वारा बनाई गई अंगूर की शराब को पीना सहन नहीं कर सका। उसने अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए इसे प्रशिक्षक फैंग को देने के बारे में सोचा। अब तो यह बर्बाद हो चुका था, वह क्रोधित कैसे न होता। वह दूसरों से थोड़ा पीछे रहा, लेकिन डोंग जियानाग्रोंग की तरफ जरा भी नहीं रुका। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। ये बंदा उनका पुराना दुश्मन था।
वापस जब वो और उसके पिता ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए प्रांतीय राजधानी गए, तो पोस्ट स्टेशन पर उनका उनसे झगड़ा हो गया। उस समय लिटिल प्रिंस के हस्तक्षेप के कारण उसके पिता ने उसे उनसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया। वेन काई ने सोचा कि वह उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाएगा, फिर भी यहाँ वांग्यू अकादमी में वह एक बार फिर उससे मिला था और वे दोनों मार्शल छात्र थे। केवल इतना ही कुछ नहीं था, लेकिन डॉन को माफी मांगने के लिए मजबूर किए जाने की शिकायत थी, और उसने अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करके उनके जीवन को अप्रिय बनाने में संकोच नहीं किया। यह सहनीय होता, लेकिन उसने चालाकी से उनके प्रशिक्षकों को भी कमजोर कर दिया, जिससे वे वेनकाई और उसके बड़े भाई को नजरअंदाज कर गए। यदि उनकी ठोस नींव पर प्रशिक्षक फैंग का ध्यान नहीं गया होता, तो अकादमी में इतने लंबे समय के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा होता। यान वेनताओ को बाहर परेशानी पैदा करने से बचने के लिए अपने माता पिता के शब्द हमेशा याद रहते थे, इसलिए हालांकि वह यान वेनकाई जितना भयंकर योद्धा नहीं था, लेकिन उसे कद और ताकत का फायदा था। यान वेनकाई को कुछ प्रहारों से बचने में मदद करने के अलावा वह समय समय पर अपने विरोधियों पर एक या दो मुक्के भी मारते थे। आप क्या कर रहे हो? भीड़ में रेशम की पोशाक पहने एक छात्र ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे बढ़ना चाहता था और लड़ाई को रोकना चाहता था, लेकिन उसके साथ छात्रों ने उसे रोक लिया। झोऊ चेंगे ने यान वेनकाई और यान वेंटाओ पर नजर डाली। हालांकि उनका युद्ध कौशल अच्छा था, फिर भी उनकी संख्या कम थी। हर जगह मुठियां और पैर उड़ रहे थे। दोनों भाई दर्द से मुंह बना रहे थे। यह जारी नहीं रह सकता, किसी को आगे आना होगा और इसे रोकना होगा। वू होंगा ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें शामिल न हों। आइए डोंग जियानग्रों के बारे में बात न करें। जिन लोगों को पीटा जा रहा है उनमें संस्कार मंत्रालय के उप मंत्री के परिवार का एक बेटा भी है, जिस पर पिछले 2 वर्षों से सम्राट का पक्षधर रहा है और अक्सर उनके द्वारा बुलाया जाता है। उन यान भाइयों का आपसे कोई खास संबंध नहीं है। उनके लिए डोंग परिवार और उप मंत्री को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर झोऊ चेंगे चुप हो गए। 3 यान भाइयों के साथ उनकी कभी कभार बातचीत ज्यादातर लिटिल प्रिंस के लिए होती थी। उसने सोचा था कि लिटिल प्रिंस ने यान भाइयों के लिए अकादमी स्लॉट सुरक्षित कर लिए हैं क्योंकि वह उन्हें महत्व देता था, लेकिन अब अकादमी में 2 या 3 महीने बिताने के बाद लिटिल प्रिंस ने एक बार भी यान भाइयों से मुलाकात नहीं की थी। अब वह यान परिवार के प्रति लिटिल प्रिंस के रवैये के बारे में स्पष्ट नहीं था। अपने दूसरे चाचा के बारे में सोचते हुए, जो राजधानी में अकेले रह रहे थे, झोऊ चेंगे ने निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए झिझकते हुए कहा कि उन्हें परेशान न करना अभी भी सबसे अच्छा है। उसी समय जहां लड़ाई हो रही थी, वहां से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक शानदार ढंग से सजा हुआ शराबघर खड़ा था। शराबखाने की दूसरी मंजिल पर ब्रोकेड के कपड़े पहने एक युवक खुद को पंखा झल रहा था और नीचे छात्रों के समूह को लड़ते हुए देख रहा था। बिग ब्रदर डोंग, क्या मुझे उन छात्रों को भगाने के लिए किसी को भेजना चाहिए? अगर वे लिटिल प्रिंस को परेशान करते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा, ब्रोकेड पहने एक अन्य युवा व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। डोंग युवानक सुआन ने निजी कमरे में नजर डाली और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। झोऊ चेंगे की तरह वह भी समझ नहीं पाया कि लिटिल प्रिंस का यान परिवार के प्रति क्या रवैया था। तीनों यान भाई पिछले कुछ समय से अकादमी में थे और उन्होंने उसका कोई उल्लेख नहीं किया था। क्या वह भूल गया था, या क्या उसने यान परिवार को अपने ध्यान के लायक ही नहीं समझा था? यान वेनकाई और यान वेंटाओ को फिर से देखते हुए, जो लड़ रहे थे, डोंग युवानक सुआन को यान परिवार में मिले स्वागत की याद आई। हालांकि वह उनकी ओर से हाल ही में चिड़चिड़े हुए लिटिल प्रिंस को उकसाने के लिए इच्छुक नहीं था, फिर भी वह उन्हें 1 या 2 मौके देने को तैयार था। क्या होगा अगर छोटे राजकुमार ने हंगामा सुना और जांच करने के लिए बाहर आया? सु होंगक्सन ने डोंग युवानक सुआन पर नजर डाली। इन दिनों लिटिल प्रिंस काफी गुस्सैल स्वभाव का था, थोड़ी सी नाराजगी पर गुस्सा हो जाता था। नीचे सड़क पर इस तरह के हंगामे से उसे वास्तव में डर था कि यह उस सम्मानित व्यक्ति को फिर से परेशान कर सकता है। हालांकि उसे अपने पिता के निर्देश याद थे,
लिटिल प्रिंस की सेवा करते समय डोंग युवानक्सुआन के नेतृत्व का पालन करें। चूंकि उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहां नहीं होगी। आखिरकार, अगर लिटिल प्रिंस को बाद में गुस्सा आया, तो सबसे पहले डोंग युवानक्सुआन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चरम। अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला। दरअसल दोनों ने जियो येयांग को एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ बाहर निकलते देखा। बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? दी फू ने झट से पूछा। सू होंगक्सन कहने ही वाले थे कि कुछ छात्र नीचे लड़ रहे थे, तभी उन्होंने डोंग युवानक्सुआन को मुस्कुराते हुए कहते हुए सुना, ऐसा लगता है कि यान भाई नीचे हैं, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं। वे बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं। लिटिल प्रिंस, शायद आप देखना चाहेंगे। जियो येयांग, जो कुछ हद तक अधीर लग रहा था, ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर उसकी आंखें चमक उठी। दाओहुआ के भाई। डोंग युवानक्सुआन ने गुप्त रूप से सोचा, उसे वास्तव में याद है, उन्होंने कहा था कि उस दिन यान परिवार में छोटे राजकुमार का विनम्र व्यवहार नकली नहीं था। हाँ, ये वही हैं। जियो येयांग नई रुचि के साथ तेजी से खिड़की के पास गया और नीचे देखा। जल्द ही उसने यान वेनकाई और यान वेंटाओ को 7 या 8 लोगों के समूह के साथ हाथापाई करते देखा। यह क्या है? 7 या 8 लोग 2 लोगों पर गिरोह बना रहे हैं। कितनी बेशर्मी! वांग्यू अकादमी के छात्रों ने कब से इतनी ईमानदारी खो दी? यह देखकर कि यान भाइयों को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने हंसते हुए कहा, वास्तव में दाओहुआ के भाई होने के योग्य, उनके कौशल वास्तव में प्रभावशाली हैं। पहली बार जब वह दाओहुआ से मिला था, उसे याद करते हुए, जब उसने चतुराई से और जमकर तस्करों पर पत्थर फेंके, तो जियो येयान के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके पीछे दी फू ने यह देखकर कि जियो येयांग आखिरकार मुस्कुराया, उसके दिल में बड़ी राहत की सांस ली। वो यह बताना शुरू नहीं कर सका कि पिछले दिनों उसने कितना तनाव महसूस किया था। चलो, नीचे चलकर देखते हैं। अपने पंखे की एक झिलमिलाहट के साथ जियो येयांग ने बढ़त ले ली और नीचे की ओर चला गया। दी फू, डोंग युवानक्सुआन और उनकी पार्टी के बाकी सदस्यों ने तुरंत उनका अनुसरण किया। सू होंगक्सिन, जो सबसे पीछे चल रही थी, ने डोंग युवानक्सुआन को देखा और अंदर से आश्चर्यचकित हो गई। उसके पिता सही थे, डोंग युवानक्सुआन वास्तव में लिटिल प्रिंस के इरादों को समझने में बेहतर था। देखिए, कुछ ही समय में उसने लिटिल प्रिंस का मूड अच्छा कर दिया। यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिससे उसे सीखने की जरूरत थी। चैप्टर 124, नॉट फसी। उधम मचाने वाला नहीं लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे जियो येयांग रेस्तरां से बाहर निकले ही थे कि सड़क पर चल रहे राहगीरों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें छात्रों के झगड़े वाले स्थान की ओर बढ़ते देखा, तो वे सहजता से रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गए। यह भीड़ के भीतर वू होंगा कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने झोउ चेंगे को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, क्या यान भाइयों के कारण छोटा राजकुमार यहाँ हो सकता है? झोउ चेंगे ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से। यह सुनकर वू होंगा के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव आ गए। छोटा राजकुमार वह व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद करता है। यान भाइयों के पास उसकी नजर में आने के लिए आखिर क्या है? उनके दादा कोर्ट फिजिशियन थे और लिटिल प्रिंस एक जीवंत और उत्साही बच्चा था। उनके दादाजी ने अनगिनत बार उनका इलाज किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी राजकुमार का पक्ष नहीं जीता था। झोउ चेंगे ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में सोचा, जो लिटिल प्रिंस से बहुत परिचित थी। वो समझ सकता था कि छोटा राजकुमार उसके बारे में अलग तरह से महसूस करता है। दादाजी ने पूछताछ की थी और ऐसा लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने एक बार छोटे राजकुमार को बचाया था। अभी देखो, यान परिवार के प्रति लिटिल प्रिंस के रवैये का अनुमान शायद इस घटना से लगाया जा सकता है। यान वेनकाई, आपका काम हो गया। बस आप प्रतीक्षा करें, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको अकादमी से निष्कासित कर दिया जाए। जैसे ही जियो येयांग लोगों के एक बड़े समूह के साथ पहुंचे, वे डोंग जियानग्रोंग की अहंकारी चिल्लाहट को सुनने में कामयाब रहे।
आसपास के लोग अपनी मर्जी से अलग हो गए। जियो यांग के लिए रास्ता बनाया, जो खुद पंखा करते हुए अंदर चला गया और चुपचाप यान वेनकाई और अन्य लोगों को देखा, जो अभी भी लड़ाई में फंसे हुए थे। डोंग जियानग्रोंग फिर से धमकी देने वाला था, लेकिन अचानक उसने देखा कि आसपास का क्षेत्र शांत हो गया था, और हैरान होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने जो देखा उससे उसके अंदर से डर गया। जो हाथ यान वेनकाई की बांह पकड़ रहे थे, वे तुरंत छूट गए। बिना रोक टोक के यान वेनकाई ने डोंग जियानग्रोंग के चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उस पल बाकी सभी को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जियो येयांग को शांत खड़े होकर उन्हें देखते हुए देखकर वे कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर एक एक करके उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए। डोंग जियानग्रोंग, जिसके चेहरे पर मुक्का मारा गया था, ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जमीन से ऊपर चढ़ने के बाद वह दूसरों के साथ चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो, किसी वयस्क की डांट का इंतजार कर रहा हो। जियो येयांग को देखकर यान वेनकाई और वेनताओ भी अनजाने में थोड़ा पीछे हट गए। जियो येयांग ने सबसे पहले वेनताओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलते रहो, रुकना क्यों? मुझे तुम्हारी लड़ाई काफी अच्छी लगी। फिर डोंग जियानग्रोंग की ओर अपना सिर घुमाते हुए उन्होंने कहा, चिल्लाते रहो, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो कि यह तय कर सकते हो कि कौन अकादमी में रहेगा और कौन छोड़ेगा। लिटिल प्रिंस, मैं गलत था। मैंने जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे बोला। डोंग जियानग्रोंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह अंदर ही अंदर विलाप करने लगा। उसे और यान वेनकाई के झगड़े को हमेशा लिटिल प्रिंस ही क्यों देखता था। पिछली बार पोस्ट स्टेशन पर था, और अब सड़क पर। क्या उसकी किस्मत और भी खराब हो सकती है? जियो येयांग ने डोंग जियानग्रोंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और यान वेनकाई और वेंटाओ की ओर मुड़कर पूछा, वास्तव में क्या हुआ? आप सभी यहाँ सड़क पर क्यों लड़ने लगे? यान वेनकाई सच्चाई बताने जा रहे थे, लेकिन भीड़ में झोऊ चेंगे को बुरी तरह अपना सिर हिलाते हुए देखकर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महामहिम, हम सहपाठियों के साथ अपने मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास कर रहे थे। अकादमी के पास लड़ाई पर रोक लगाने के स्पष्ट नियम थे, और यद्यपि उनका झगड़ा बाहर हुआ था, अगर अकादमी ने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया, तो भी उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। तमाम परेशानियों से बचने के लिए इसे मार्शल आर्ट का अभ्यास कहना बेहतर होगा। यान वेनकाई की प्रतिक्रिया सुनकर झोऊ चेंगे और डोंग युवानक्सुआन दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली। अब जब लिटिल प्रिंस शामिल था, तो एक मामूली मामला बड़ा हो सकता था, और ऐसा लग रहा था कि लिटिल प्रिंस यान भाइयों के लिए स्टैंड लेने के लिए इच्छुक हो सकता है। यदि यान भाइयों ने जोर दिया और वास्तव में डोंग जियानग्रोंग और अन्य को दंडित किया, तो इससे कुछ संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से इन छात्रों के पीछे के शक्तिशाली परिवारों को नाराज करेगा। डोंग जियानग्रोंग और अन्य लोगों ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। इस समय उन सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अगर उन्हें पता होता कि उनका सामना लिटिल प्रिंस से होगा, तो वे निश्चित रूप से यान भाइयों से बच जाते। अभ्यास। जियो येयांग मुस्कुराया, यान वेनकाई के पास गया और इशारे से उसका मुड़ने वाला पंखा बंद हो गया और उसने वेनकाई के शरीर को चंचलता से थपथपाया। आह! यान वेनकाई ने तुरंत अपनी बांह रगड़ी और दर्द से मुंह बनाते हुए कहा, छोटे राजकुमार, तुमने मुझे क्यों मारा? जियो येयांग ने उदासीनता से कहा, मैंने तुम्हें इतनी भयंकर लड़ाई करते हुए देखा, मैंने सोचा कि तुम दर्द से नहीं डरोगे। यान वेनकाई ने कड़वा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं मांस से बना हूँ, बेशक दर्द होता है। जियो येयांग ने उस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। यान वेनताओ की ओर देखा, जिसके चेहरे पर भी काफी चोटें थीं, और पूछा, क्या जमीन पर रखी शराब आपकी है? यान वेनताओ ने सिर हिलाया, मम, दाओहुआ ने इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया है। जियो येयांग की आंखें चमक उठी, उसने खुद को तेजी से 2 बार पनखा किया, हवा में फैली शराब की सुगंध को सूंघा, और फिर ज्यादा परवाह न करने का नाटक किया, इसकी खुशबू आ रही है। काफी अच्छी है।
इसका स्वाद और भी अच्छा है। यान वेनकाई ने तुरंत प्रशंसा करना शुरू कर दिया कि अंगूर की वाइन कितनी मीठी, सुगंधित और लंबे समय तक टिकने वाली थी। जियो येयांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने धीरे से पूछा, आप अकादमी में शराब लाए हैं? यान वेनताओ, जो झूठ नहीं बोल सकते थे, ने तुरंत कहा, प्रशिक्षक फैंग को प्रस्तुत करने के लिए। यह सुनकर डोंग युवानक्सुआन और आसपास के अन्य लोग, जो अपेक्षाकृत करीब थे, अवाक रह गए। झो चेंगे, जो भीड़ के बीच से निकल आया था, मदद नहीं कर सका लेकिन हथेली का सामना करना चाहता था। क्या इस यान वेनताओ में थोड़ी सी चतुराई नहीं हो सकती? क्या वह यह नहीं कह सकता कि यह छोटे राजकुमार के लिए था? निश्चित रूप से, यह सुनकर कि शराब उसके लिए नहीं थी, जियो येयांग की अभिव्यक्ति उदासीन हो गई। सौभाग्य से, यान वेनकाई तेज तर्रार था और उसने महसूस किया कि जियो येयांग परेशान हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत कहा, दाओहुआ ने तहखाने में सबसे अच्छे बैरल संग्रहित किए हैं, ताकि कोई भी उसे पी न सके। उसने कहा कि जब आप भविष्य में आएंगे तो वह उन्हें खोल देगी। वास्तव में, यान वेनकाई और यान वेनताओ दोनों को सिर हिलाते हुए देखकर, जियो येयांग की अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। फिर उसने अपना चेहरा फिर से सीधा किया और पूछा, तो आप शराब का जार क्यों ले जा रहे हैं? यान वेनकाई ने तुरंत शिकायत की, मुझे शुरुआत भी न कराएं, यह सब दाओहुआ के कारण है। शराब को स्टोर करने के लिए उसने जिन जार का इस्तेमाल किया, वे बहुत खराब हैं। वे अंगूर की वाइन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। हम बस एक बेहतर जार लेना चाहते थे। यह सुनकर जियो येयांग हंसे, और यहाँ तक कि उनके बगल में डोंग युवानक्सुआन भी मुस्कुराने के अलावा मदद नहीं कर सके। कपास में लापरवाही से लिपटे 100 साल के जिनसेंग के बारे में सोचते हुए, दोनों ने अनायास ही अपना सिर हिला दिया। वह दाओहुआ वास्तव में विशेष नहीं है, जियो येयांग ने जाने से पहले मजाक में डांटा। उसे अब भी याद है कि जब इंपीरियल फिजिशियन ने जिनसेंग उसे सौंपा था तो वह कितना दुखी हुआ था, और उसने जिनसेंग बीनने वाले को इसके वास्तविक मूल्य से अनभिज्ञ एक फिजूल खर्ची व्यक्ति के रूप में निंदा की थी। जल्दी करो और अनुसरण करो। लिटिल प्रिंस को कई मीटर आगे चलते हुए और यान वेनकाई और यान वेंटाओ को अभी भी मूर्खतापूर्वक वहीं खड़े देखकर, झो चेंगे को बाहर निकलना पड़ा और उन्हें याद दिलाना पड़ा। यान वेनकाई ने अपना सिर खुजलाया, क्या हमें अनुसरण करना चाहिए? छोटे राजकुमार ने हमें नहीं बुलाया, क्या उसने? झो चेंगे हताश था। छोटे राजकुमार के व्यक्तिगत रूप से फोन करने की प्रतीक्षा में, उनके चेहरे कितने मोटे हो सकते थे। यदि उनमें से किसी को भी लिटिल प्रिंस के साथ बातचीत करने का मौका मिलता, जब तक कि वह उन्हें दूर नहीं भगा देता, वे बेशर्मी से अंत तक उसके साथ बने रहते। दुर्भाग्य से, ऐसे विचारों को व्यक्त करना कठिन था। सौभाग्य से, डोंग युवानक्सुआन मदद के लिए आगे आया। क्या आप अनुसरण नहीं करने जा रहे हैं? डोंग युवानक्सुआन ने यान भाइयों की ओर देखा और उनके बगल में झो चेंगे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, झो भाई भी यहाँ है। छोटा राजकुमार टहलने जा रहा है, आइए उसके साथ जुड़ें। झो चेंगे प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत वेन बंधुओं को पकड़ने के लिए धक्का दिया, साथ ही अपने अच्छे दोस्त वुहुंगा को भी अपने साथ खींचना नहीं भूले। जहां तक जियानग्रोंग और अन्य लोगों की बात है, जिन्हें नजरअंदाज किया गया था, उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और पीछा करने की हिम्मत नहीं की। चैप्टर 125, सेलिब्रिटी एक यान ब्रदर एस को सड़क पर लिटिल प्रिंस का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसके साथ आधा दिन बिताया, और अकादमी में हर किसी को, जिसे पता होना चाहिए, इसके बारे में जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था, जियो येयांग अकादमी में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, उसकी हर हरकत ने ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा, वह बिल्कुल भी पहुंच योग्य नहीं था। वास्तव में, वह काफी गुस्से वाला था। अकादमी के भीतर, बहुत कम लोग थे जो उन पर नजर डालते थे, यहाँ तक बीजिंग के कुलीन परिवारों के बेटों में भी, जिनके लिए उन्हें खुश करना या उनके करीब आना मुश्किल था। अब जब यान भाई अचानक सामने आए थे, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। जिज्ञासु व्यक्तियों ने तुरंत पूछताछ की और जल्द ही पता चला कि यान परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि से आया था,
पूरे कबीले में केवल एक ही 5वीं रैंक का प्रीफेक्चुरल गवर्नर था, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यान भाइयों में ऐसा क्या खास है कि उन्होंने लिटिल प्रिंस का ध्यान अपनी ओर खींचा? लोगों ने एकांत में आपस में चर्चा की। अपनी ओर से यान वेंटाओ, यान वेनकाए और उनका समूह लिटिल प्रिंस से अलग हो गए और अपने छात्रावास में लौट आए। जैसे ही वे आंगन में चले गए, उन्होंने साथी छात्रों को देखा, जो पहले उदासीन थे, अब मुस्कुरा रहे थे और उनका अभिवादन कर रहे थे। यान वेनकाई ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया, लेकिन फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक अभिवादन का जवाब दिया। फिर जल्दी से यान वेनताओ को अपने कमरे में खींच लिया। प्रवेश करने पर उन्होंने दुखी यान वेनशियू को उनका इंतजार करते देखा। यान वेनकाए और यान वेनताओ ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उनका सबसे बड़ा भाई उनके लिए पिता के समान था और वे उससे काफी भयभीत थे। बड़े भाई, इस बार वास्तव में हमारी गलती नहीं थी। आप जानते हैं कि डोंग जियानग्रोंग कैसा है, वह हमेशा हम पर हमला करना पसंद करता है। अगर उसने हमारी बड़ी बहन की अंगूर की शराब नहीं तोड़ी होती, तो हम झगड़े में नहीं पड़ते। यान वेनकाई ने तुरंत अपना बचाव किया। उनके चोटिल चेहरों को देखकर यान वेनशियू ने आह भरी। डांट के शब्द उसके मुंह में कुछ कोनों में घूमने से पहले वापस निगल गए। आप दोनों ने 7 या 8 लोगों को लेने में संकोच नहीं किया। यह देखकर कि यान वेनक्सियू उन्हें दोष नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें चिंता से देख रहा था, यान वेनकई ने आराम किया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, बड़े भाई। उनके पास अधिक लोग होने के बावजूद, उनकी मुट्ठी मेरी और तीसरे भाई की तरह सख्त नहीं है। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यान वेनशियू ने अपने आत्मसंतुष्ट छोटे भाई की ओर घूर कर देखा। यदि छोटा राजकुमार समय पर नहीं आया होता, तो कौन जानता है कि चीजें कैसे समाप्त होती। यान वेनकाई ने ठंडे स्वर में कहा, डोंग जियानग्रोंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी हो सकती है, लेकिन उसे अकादमी में जो चाहे वह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, है ना? यान वेनशियू ने चिढ़कर उत्तर दिया, लेकिन वे आपके लिए चीजें कठिन बना सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। यान वेनकाई ने अपना हाथ हिलाया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। आह, बड़े भाई, चिंता मत करो। वो अब हमें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सुनने के बाद यान वेनशियू ने बात जारी नहीं रखी। लिटिल प्रिंस द्वारा अपने छोटे भाइयों के साथ आधा दिन बिताने की घटना पहले ही पूरी अकादमी में फैल चुकी थी, और इस संबंध में कोई भी अब उन्हें खुलेआम उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपकी चोटें, यान वेनकाई ने उपेक्षापूर्वक कहा, यह सिर्फ एक मामूली घाव है, कोई बड़ी बात नहीं। यान वेनताओ ने चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले भाई डोंग ने हमारी जांच करने के लिए पहले ही एक डॉक्टर को बुला लिया था। यह सिर्फ कुछ चोट है, और हमें लगाने के लिए कुछ मरहम मिला है। यह सुनकर यान वेनशियू को अंततः आराम मिला। वैसे, बड़े भाई, आप ठीक हैं, है ना? यान वेनताओ ने अपनी बांह रगड़ते हुए पूछा। यान वेनशियू ने हल्के से सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। विद्वानों, आह, भले ही वे आपस में नहीं मिलते हों, यह सिर्फ मौखिक झड़प मनमुटाव है। शारीरिक टकराव दुर्लभ हैं। वह शब्दों के युद्ध से नहीं डरते थे। यान वेनशियू ने आसमान की ओर देखा, जाने के लिए खड़ा हुआ, मैं जा रहा हूँ। भविष्य में मुसीबत का सामना करते समय शांत रहना याद रखें। अगले दिन यान वेनकाई और यान वेनताओ अपने चोटिल चेहरों के साथ कक्षा में दाखिल हुए। हालांकि मार्शल छात्रों ने मुख्य रूप से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, फिर भी उन्होंने नियमित आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तकों से काफी कुछ सीखा। जैसे ही वे अंदर आए, कक्षा के सभी छात्रों ने उन्हें घूर कर देखा। इस पर दोनों में से किसी को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हालांकि अकादमी में लड़ाई निषिद्ध थी, मार्शल आर्ट के छात्रों के लिए एक विशेष स्पैरिंग रिंग क्षेत्र स्थापित किया गया था। मार्शल आर्ट के ये छात्र युवा लड़कों का एक समूह थे जिनमें अतिरिक्त ऊर्जा थी, और जब वे प्रतिस्पर्धा करते थे, तो वे अक्सर खुद को रोक नहीं पाते थे, या वे अपने गुस्से में बह जाते थे। किसी को चोट लगी नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ देखना बहुत सामान्य था। बस चारों ओर देखें, कक्षा में चोट लगी नाक और सूजे हुए चेहरे वाले केवल वे दोनों ही नहीं थे।
प्रशिक्षक डोंग जियानग्रोंग का सिर उनके सिर से दोगुना बड़ा था। बैठिए, आज हम मानव शरीर रचना विज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। केवल अपने शरीर से परिचित होकर ही कोई इसकी शक्ति को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। कक्षा को पढ़ाने वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रशिक्षक फैंग था, जिसे यान वेनकाई ने रिश्वत देने की कोशिश की थी। कक्षा में प्रवेश करते ही प्रशिक्षक फैंग ने दोनों भाइयों पर एक नजर डाली। उसने सुना था कि डोंग जियानग्रोंग और उसके समूह के साथ उनका झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसके लिए बनाई गई अंगूर की शराब तोड़ दी थी। छात्रों की गुप्त चर्चाओं के बारे में सोचते हुए, जिसमें कहा गया था कि अंगूर की शराब की सुगंध बहुत आकर्षक थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कोई ज्यादा शौक नहीं थे, लेकिन वह अच्छे पे का लुत्फ उठाता था। क्या अफसोस है, शराब के बारे में सोचते हुए जो उसके होठों से फिसल गई थी। प्रशिक्षक फैंग ने डोंग जियानग्रोंग को तीखी नजर से देखा। डोंग जियानग्रोंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। उसने मासूमियत से पीछे देखा। यह देखकर प्रशिक्षक फैंग ने अपना सिर हिला दिया। मार्शल आर्ट का अध्ययन करने वालों को शायद ही कभी अधिक समझ होती थी। आपने अपने बूढ़े आदमी के लिए बनाई गई शराब को तोड़ दिया है, इसलिए आपको इसे बदलना चाहिए, है ना? यान परिवार के वे दो युवक भी बेहतर नहीं थे। शराब टूट गई थी, क्या वे दूसरा उपहार नहीं भेज सकते थे? प्रशिक्षक फैंग की बड़बड़ाहट और चिल्लाहट के साथ एक कक्षा उत्तीर्ण हुई, और जैसे ही यह समाप्त हुई, यान वेनकाई और यान वेनताओ जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जैसे ही वे कक्षा से बाहर निकले, उन्होंने झाओ एर्गो को देखा। एर्गोजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान वेनताओ उत्साह से दौड़ा और लापरवाही से दूसरे के गले में हाथ डाल दिया, जो सबसे अच्छे भाइयों की तरह लग रहा था। मानव तस्करों के खिलाफ संघर्ष के दौरान और आपदा से भागने के दौरान उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया था। तीसरे भाई, आप मुझे क्या कह रहे हैं? यह अभिभावक झाओ होना चाहिए। यान वेनकाई भी मुस्कुराते हुए पास आए। पास में खड़े अन्य छात्र लिटिल प्रिंस के अनुचर के अंगरक्षक को यान बंधुओं को खोजने के लिए आते देख रुक गए और आकाश की ओर देखने या चींटियों पर कदम रखने का नाटक करने लगे, यह जानने के लिए कि लिटिल प्रिंस ने किसी को क्यों भेजा था। यहाँ तक प्रशिक्षक फैंग ने भी अपनी गति धीमी कर दी, कान खड़े हो गए। जियो येयान के आसपास उचित आचरण सीख लेने के बाद, झाओ एर्गो यान वेनताओ के साथ इतना परिचित व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने यान वेनताओ को खुद से अलग किया, मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल प्रिंस ने आपको मार्शल ट्रेनिंग हॉल में बुलाया है। यान वेनकाई परेशान दिखे। किस लिए? बहस करने के लिए। लेकिन हम कल ही लड़े थे, और आज फिर से लड़ना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वह नाजुक नहीं था, वो वास्तव में कल के तीव्र विवाद से बहुत दुखी था। यान वेनताओ ने सहमति में सिर हिलाया। पास में खड़े प्रशिक्षक फैंग यह सुनकर लगभग लड़खड़ा गए और अंदर ही अंदर यान भाइयों की व्यवहार कुशलता की कमी पर चिल्लाने लगे। छोटा राजकुमार उन्हें बुलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था, और फिर भी इन दोनों ने इतनी अनिच्छा से काम किया। डोंग जियानग्रोंग, जो आसमान की ओर देख रहा था, ने भी धैर्य खो दिया। यान भाइयों को देखते ही उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। एक निचले घर से आने के कारण वे उच्च पद तक नहीं पहुंच सके। चलो, यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो शायद भविष्य में आप लिटिल प्रिंस के साथ मार्शल आर्ट कक्षाओं में भाग लेंगे, झाओ एर्गो ने कहा, आगे समझाने की जहमत नहीं उठाते हुए, एक का हाथ पकड़कर जल्दी से निकल गए। क्या छोटे राजकुमार को पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है? वो एक वास्तविक विशेषज्ञ होगा, जिसे राजकुमार के जाने से पहले हर जगह से खोजने के लिए विशेष रूप से भेजा गया था। वह एक ऐसा व्यक्ति जो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, केवल पाश्विक ताकत रखता था, कुछ प्रशिक्षकों के निर्देश के बाद दुर्जय बन गया था। अब वह अकेले ही 5 या 6 लोगों से मुकाबला कर सकता था। अध्याय 126, निमंत्रण। एक अकादमी में घटित घटनाएं यान परिवार के लिए अज्ञात थीं। जैसे ही सितंबर आया, दाओहुआ हर गुजरते दिन के साथ व्यस्त होता गया। स्कूल खत्म करने के बाद उसका समय फूलों की दुकान में व्यतीत होता था।
अब उसकी फूलों की दुकान ने झेंझाओ शहर में ऐसे फूल बेचने के लिए एक मामूली प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी जो न केवल देखने में सुंदर और लचीले थे बल्कि एक स्थायी सुगंध के साथ बड़े और जीवंत खिले हुए थे। हर दिन बिक्री तेज रही। डबल नाइन्थ फेस्टिवल के करीब आने के साथ अमीर परिवारों को गुलदाउदी देखने वाली पार्टियों की मेजबानी करने का शौक था और उसकी दुकान में गुलदाउदी सुंदर, समृद्ध और जीवंत रूप से फली फूली प्रदर्शित होते ही वे तुरंत बिक गए। दाओहुआ की फूलों की दुकान की सफलता देखकर पूरा यान परिवार काफी ईर्ष्यालु था। यान जियुआन और मैडम सन, जिन्होंने पहले दाओहुआ को फूलों की दुकान छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी, अब इन दिनों उसका सामना करना कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ तक मैडम ली भी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि वह भी अगले साल फूल उगाना सीखना चाहेंगी। एक दिन जब दाओहुआ मैडम ली के कमरे में फूलों की दुकान की कमाई रिकॉर्ड कर रही थी, उसने पिंक टोन को निमंत्रण के साथ आते देखा। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। मैडम झो परिवार की ओर से एक निमंत्रण, उसने घोषणा की। मैडम ली एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गईं। जिंगझोउ शहर में उनके आगमन के बाद से यह पहली बार था जब उन्हें झोउ परिवार से निमंत्रण मिला था। उसने तुरंत निमंत्रण लिया, उसे खोला और देखा कि यह डबल नाइन्थ फेस्टिवल के दिन शरद ऋतु के दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का निमंत्रण था। अपनी कलम नीचे रखते हुए दाओहुआ ने उत्सुकता से पूछा, माँ, झोउ परिवार ने हमें क्यों आमंत्रित किया है? मैडम ली ने उन्हें निमंत्रण दिया। उन्होंने हमें दयुवान नदी पर यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद लाल मेपल के पत्तों का आनंद लेने के लिए जियांगक्सिया पर्वत तक की यात्रा की जाएगी। दाओहुआ ने निमंत्रण पढ़कर कहा, झोउ परिवार के पास वास्तव में अपनी आनंद नाव है। मैडम ली, इसलिए उन्हें एक स्थापित कुलीन परिवार कहा जाता है। इन परिवारों ने पीढ़ियों से जो संपत्ति अर्जित की है वो हमारी कल्पना से परे है। बाहर जाने के अवसर को लेकर उत्साहित दाओहुआ ने मैडम ली से पूछा, माँ, क्या हमारे परिवार की सभी महिलाएं जा रही होंगी? मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। झोउ परिवार निश्चित रूप से दूसरों को भी आमंत्रित करेगा। एक बार जब कई लोग होंगे तो परेशानी पैदा होने की संभावना है। आनंद नाव पर होना दुर्घटनाओं के लिए सबसे आसान जगह है, जैसे कि पानी में गिरना। दाओहुआ ने सुनते ही सिर हिलाया। वास्तव में उसके पिछले जीवन के उपन्यासों में लोगों को नदियों में धकेले जाने की कहानियां असामान्य नहीं थीं। सिंगझोउ शहर में हमारे परिवार की नींव उथली है और हम अन्य परिवारों से परिचित नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी को बुरे इरादे नहीं रखने चाहिए बल्कि उनसे सावधान भी रहना चाहिए। प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में आपके पिता की पदोन्नति ने पहले ही कई लोगों को ईर्ष्या का विषय बना दिया है। ऐसी स्थितियों में जो संभावित रूप से परेशानी का कारण बन सकती हैं, जितने कम लोग शामिल होंगे, उतना बेहतर होगा। ऐसा नहीं था कि वह अत्यधिक सतर्क थी, बल्कि अन्य परिवारों की तुलना में यान परिवार बहुत कमजोर था और उसके पास समर्थन की कमी थी। एक भी घटना एक बड़े मुद्दे को जन्म दे सकती है। इस प्रकार फुर्सत के लिए बाहर जाते समय भी उन्हें सावधान और सतर्क रहना पड़ता था। मैडम ली एक पल के लिए रुकी। अगर हम आप में से केवल एक को साथ लाएंगे, तो बाकी लोग अनिवार्य रूप से गपशप करेंगे। यान येहुआन, यान येशुंग और यान यल के बीच आपको क्या लगता है कि किसे साथ लाना बेहतर विकल्प होगा? उसने मैडम सन या वो परिवार के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। हालांकि मैडम सन वाकपटु थी, उनका दूसरा भाई एक सामान्य व्यक्ति था। यदि वह अधिकारियों के रिश्तेदारों के समूह के बीच बैठती, तो तिरस्कार अवश्यंभावी था, तो फिर असुविधा की तलाश क्यों की जाए? जहां तक परिवार की बात है, वे इस समय भी उम्मीद कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के दाओहुआ ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से जिसे सबसे कम परेशानी होगी उसे ही उठाना चाहिए। यान येशुंग को उसके पिता और चाची लिन ने बिगाड़ दिया है, और अगर कुछ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध जाता है, तो वह रोने लगती है जैसे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो। उसका उदास चेहरा किसी को भी खुश नहीं करेगा। और यान यल, वह बिना सोचे समझे बोलती है, आवेगपूर्ण व्यवहार करती है, वह अपने शब्दों से लोगों को अपमानित करती है।
हालांकि वह युवा है, बाहरी लोग इस पर विचार नहीं करेंगे और बस यही सोचेंगे कि यान परिवार में अनुशासन की कमी है। इन दोनों की तुलना में शांत और सरल यान येहुआन अधिक उपयुक्त है। वह किसी स्थिति में ज्यादा मदद नहीं कर सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से परेशानी की तलाश में नहीं जाएगी। मैडम ली मुस्कुराई जब उन्होंने अपनी बेटी को घर की 3 युवा महिलाओं का विश्लेषण करते देखा। एक बार जब उसने अपनी बात पूरी कर ली, तो उसने सहमति में सिर हिलाया। आप काफी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। चलो, यान येहुआन को लेते हैं। मैं बाद में रात के खाने के दौरान आपकी दूसरी चाची से इस बारे में बात करूंगी। रात्रि भोज के बाद मैडम ली ने झोऊ परिवार के निमंत्रण के बारे में बात की और मैडम सन को बताया कि वह डबल नाइन्थ फेस्टिवल के दिन यान येहुआन को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। इस समाचार पर उपस्थित लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। यान येहुआन शुरू में स्तब्ध रह गई, और यह पुष्टि करने पर कि उसकी बड़ी चाची मजाक नहीं कर रही थी, उसका दिल तुरंत खुशी से अभिभूत हो गया। परिवार की दूसरी शाखा की पहली बेटी के रूप में उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। वह एक बड़े भाई और छोटी बहन के बीच में फंसी रहती थी और विशेष रूप से चतुर नहीं थी। अब बाहर निकलने और मेहमानों से मिलने का मौका मिल गया था, और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी चाची ने उसे चुना है। यान येशुंग और यान यल दोनों के चेहरे पर निराशा थी। एक यान झिगाओ को देख रहा था, दूसरा सन फैमिली को। उम्मीद कर रहा था कि वे उनकी ओर से बोलेंगे ताकि वे भी बाहर जा सकें। चून की सबसे बड़ी बेटी अपनी भाभी के साथ बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करेगी, इसलिए सन परिवार स्वाभाविक रूप से प्रसन्न था, लेकिन फिर विचार करने के लिए छोटी बेटी भी थी। सन फैमिली हमेशा चतुर थी और यह देखते हुए कि यान झिगाओ ने यान येशुन के लिए बात नहीं की, बुद्धिमानी से सार्वजनिक रूप से मैडम ली से भी नहीं पूछा। बाकी सभी लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद ही उसने मैडम ली को एक तरफ खींचा और कहा, बड़ी भाभी, क्या आप येल को भी अपने साथ ले जा सकती हैं? मैडम ली ने अपना हाथ थपथपाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाना चाहती, यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि हम उस दिन एक नाव ले रहे होंगे। मैं एक व्यक्ति हूँ जो कई बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, और मुझे डर है कि मैं उन सभी पर नजर नहीं रख सकती। यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्या आप मुझे रात के खाने के लिए नहीं लेंगे? सन फैमिली ने अपने होंठ हिलाए। कहने ही वाली थी कि वो उनके साथ जा सकती है, लेकिन मैडम ली पहले बोली, आखिरकार यह सिर्फ एक यात्रा है। एक बार जब मैं जिंगझोउ में परिवारों की सभी महिलाओं को जान लूंगा, अगली बार जब ऐसा अवसर आएगा, तो मैं हमारे परिवार की सभी युवा महिलाओं को ले जाऊंगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं येहुआन को ले जाने का कारण यह है कि वह शांत है और स्थिर बैठ सकती है, इसलिए मुझे नाव पर भी आराम महसूस होता है। लेकिन येल, मुझे बताओ, क्या वह बैठी रह सकती है? सन फैमिली के पास शब्द नहीं थे। उनकी 2 बेटियों में से बड़ी बेटी शांत थी और छोटी जीवंत थी, और ऐसा लगता था कि बड़ी बेटी वास्तव में अधिक आश्वस्त करने वाली थी। मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा और कहने का अवसर लिया, इसके अलावा, आपको येल की बिना सोचे समझे बोलने की आदत को सुधारने की जरूरत है। घर पर, यह अभी भी ठीक है क्योंकि हर कोई जानता है कि वह युवा है और वे इसे जाने देते हैं, लेकिन अगर वह बाहर जाती है और अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाती है, तो बेहतर होगा कि आप उसकी सामाजिक मेलजोल की आकांक्षाओं को खत्म कर दें। सन फैमिली उनकी अपनी बेटी को जानती थी और मैडम ली की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या दाहुआ में कोई दोष नहीं है। फिर भी, सावधानीपूर्वक विचार करने पर, सामाजिक संपर्क के मामलों में, दाहुआ वास्तव में निर्दोष प्रतीत हुआ। अफसोस के साथ, सन परिवार अपने ही आंगन में लौट आया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसे यान यल ने पकड़ लिया। माँ, क्या चाची मुझे उनके साथ बाहर जाने देने के लिए सहमत हुई? सन फैमिली ने अपनी छोटी बेटी के सिर पर थपथपाया। तुम्हारा स्वभाव बहुत जीवंत है, मेरी प्रिया। तुम्हारी चाची ने कहा कि नौकायन खतरनाक है और वह तुम्हें जाने की अनुमति नहीं देगी। यह सुनकर यान यल ने तुरंत विरोध किया। सन फैमिली की बांह पकड़ते हुए कहा, मैं सावधान रहूंगी और मैं हर समय चाची के पास रहूंगी। माँ, कृपया उससे फिर से बात करें।
सन फैमिली ने आह भरी और उसकी बेटी को सांत्वना दी। ठीक है, यह सिर्फ एक सैर है। अगर हम इस बार नहीं जा सके, जब मौका होगा, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें खुद बाहर ले जाएंगे। यान येल ने सन फैमिली का हाथ झटक दिया। वह कब होगा? चाची मुझे जाने नहीं देंगी क्योंकि मैंने अपने बड़े चचेरे बहन को नाराज कर दिया होगा, और वह मुझ पर पलटवार करने के लिए इस मौके का फायदा उठा रही है। थप्पड़। सन फैमिली ने अपनी हथेली मेज पर पटक दी और यान येल की ओर सख्ती से देखा। तुम्हारी चाची ने कहा कि तुम शब्दों के मामले में लापरवाह हो, और मैं तुम्हारे लिए बहाने बना रही थी। तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी बहन तुम्हारी बड़ी है। क्या तुम्हारे जैसे कनिष्ठ के लिए उसकी पीठ पीछे उसके बारे में चर्चा करना उचित है? मुझे दोबारा ऐसी बातें मत सुनने दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ सख्त होना पड़ेगा। इतना कहने के बाद उसने अपना ध्यान यान यल से हटाकर यान येहुआन की ओर देखा। सन फैमिली ने उसकी अभिव्यक्ति को नर्म कर दिया। जब आप बाहर हों, तो अपनी बड़ी बहन के करीब रहें। मैंने उस लड़की को कई बार ध्यान से देखा है, और वह काफी कुशल है। हालांकि वह अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करती है, आप भी वैसा ही करें। यदि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो उसे ढूंढ लें। आपकी चाची शायद आपके साथ नहीं होंगी, सबसे बड़ी होने के नाते उसे बाहर होने पर अपनी छोटी बहनों की देखभाल करनी चाहिए। अगर आपको कुछ होता है, तो इससे उसे भी शर्मिंदगी होगी। यान येहुआन ने सिर हिलाया। माँ, मुझे वह याद रहेगा। इस बीच शुंगक्सन कोर्टयार्ड में यान येशुंग भी अपनी उपपत्नी माँ लिन के साथ उपद्रव कर रही थी। माँ, मेरी बड़ी बहन बाहर जाकर मेलजोल क्यों कर सकती है सिर्फ इसलिए कि हम दोनों पिता की बेटियां हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। यान येशुंग जोर से रोने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं। उपपत्नी लिन ने यान येशुंग को गले लगाया, साथ ही धीरे से रोते हुए कहा, यह मेरी गलती है, मुझे दोष दो। मैं तुम्हारे पिता के लिए सिर्फ एक उपपत्नी कैसे हो सकती हूँ? वो वो, यान येशुंग ने रोते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं भी डबल नाइन्थ फेस्टिवल पर जाना चाहती हूँ। चैप्टर 127, चेंज्ड वन परिवर्तित एक, मास्टर। मैडम ली ने अनुमान लगाया था कि यान झिगाओ आज रात मुख्य प्रांगण में आएंगे और शांत स्वभाव के साथ उनके लिए अपने बाहरी कपड़े बदलने के लिए आगे बढ़े, फिर मुस्कुराते हुए उनके लिए कुछ चाय लाए। जल्दी मत करो, मुझे कुछ कहना है। मैडम ली यान झिगाओ के सामने बैठ गईं और मुस्कुराते हुए बोली, मास्टर, कृपया बोलें। यान झिगाओ ने मैडम ली की ओर देखा, चाय का एक घूंट हाथ में लिया, उसे रखा और कहा, डबल नाइन्थ फेस्टिवल के दिन येशुंग को अपने साथ ले जाओ। मैडम ली की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। मास्टर, क्या आपने विचार किया है कि मैंने येशुंग और येल को एक साथ क्यों नहीं लिया? यान झिगाओ ने मैडम ली की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। क्या मास्टर को लगता है कि मैं इस अवसर का उपयोग लिन परिवार को दबाने के लिए कर रहा हूँ? मैडम ली ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो इस तरह आप मुझे अपने दिल में देखते हैं। यान झिगाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, अति संवेदनशील मत बनो। मैडम ली, अभिनय में जल्दबाजी करने वालों में से नहीं, ने स्पष्ट रूप से कहा। बहुत अच्छा, चूंकि मास्टर ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूंगी। किसी भी महिला सभा में, विशेष रूप से सख्त नियमों या विशेष रूप से महान स्थिति वाले लोगों के अलावा, भोज के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं। इस बार झुओ परिवार ने विभिन्न परिवारों की महिलाओं को नाव की सवारी और पहाड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है। इन दोनों में थोड़ी सी चूक से दुर्घटना हो सकती है। सच कहूं तो हमारी बेटियां कुछ हद तक अनुभवहीन हैं। उन्होंने कभी भी कुलीन परिवारों की बेटियों के साथ बातचीत नहीं की है। वे इस बात से अनजान हैं कि ये लोग हर तरह की योजनाएं पालते हैं, और सावधानी के बिना उनके जाल में फंस सकते हैं, चाहे हल्के से मजाक उड़ाया जाए या इससे भी बदतर, विवादों में फंस जाएं। मास्टर, क्या आपको लगता है कि यिशुंग और येल के स्वभाव के साथ वे इसे संभाल पाएंगे? यान झिगाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्या दाहुआ उनके साथ नहीं है? मैं देख रहा हूँ कि वह अन्य युवा महिलाओं के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल जाती है।
मैडम ली ने लगभग अपनी आंखें घुमाई। मास्टर, यह मत भूलो कि दाओहुआ ने अभी अपना 10वां जन्मदिन मनाया है। क्या आप वास्तव में एक 10 वर्षीय लड़की से एक ही समय में 3 छोटी बहनों की देखभाल करने की उम्मीद करते हैं? पिछली बार जब हमारे परिवार ने एक भोज का आयोजन किया था, तो उस बच्चे को परेशानी से बचने के लिए हर पहलू पर पहले से विचार करना पड़ा था, और फिर भी यीशु ने अन्य परिवारों की महिलाओं और मिसेस के सामने खुद को मूर्ख बनाया, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह निश्चित है कि क्या वे तीनों दाओहुआ को बड़ी बहन मानते हैं। याद रखें, जब शिक्षक झू की बेटी ने हमारे घर पर अपना पैर घायल कर लिया था, तो क्या उनमें से किसी ने दाओहुआ के लिए बोला था? अपनी बेटियों से संबंधित मामलों ने मैडम ली को थोड़ा उत्तेजित कर दिया। उनके शब्दों में कुछ अधिक जोश आ गया। यान झिगाओ के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। आप पुराने मामलों को फिर से क्यों उठा रहे हैं? मैडम ली ने अपनी भावनाओं को शांत किया। क्या मास्टर ने यही नहीं पूछा? दाओहुआ को तब थप्पड़ मारा गया था और वह आज भी इस बात से व्यथित है। यान झिगाओ ने चाय का कप उठाया और अब मैडम ली के चेहरे की ओर नहीं देखा। मैडम ली ने इस मामले पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आगे कहा, इसके अलावा अन्य परिवारों की तुलना में हमारी नींव कुछ हद तक कमजोर है, और जिंगझोउ शहर में हमारे पास कोई करीबी सहयोगी नहीं है। अगर हमें कोई समस्या नहीं आती है, तो यह ठीक है, लेकिन एक बार कोई दुर्घटना होने पर हमें दूसरों द्वारा बाहर धकेल दिए जाने की संभावना है, बलि का बकरा बना दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं जल्दबाजी में सभी लड़कियों को बाहर निकाल दूंगा? यान झिगाओ ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। मास्टर, मैं अपने शब्दों से आपको अपमानित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उन्हें कहना ही होगा। अन्यथा आप अभी भी सोचेंगे कि मैं दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैडम ली ने कहा। आपको किसी स्थिति का सामना करने पर यीशु की रोने की प्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए। यान बेटियां मेहमानों से मिलने के दौरान यान निवास का चेहरा दर्शाती हैं। क्या आपको लगता है कि उसे लोगों से मिलने के लिए बाहर ले जाया जा सकता है जैसे वह है? और जहां तक की बात है, मैंने पहले ही दूसरी भाभी से बात कर ली है और उनसे बिना सोचे समझे बोलने की उनकी समस्या का प्रबंधन करने के लिए कहा है। ऐसा न हो कि बच्चों के झगड़े वयस्कों तक बढ़ जाएं। जहां तक और येहुआन की बात है, बिना शेखी बघारते हुए, मास्टर, जब वो बाहर जाती है तो मेजबान के रूप में आपको दाओहुआ के आचरण में गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, है ना? यान झिगाओ ने सिर हिलाया। दाओहुआ अच्छा है। यान झिगाओ को अपनी बात से सहमत देखकर मैडम ली का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। उनका लहजा नर्म हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अन्य दो को लेने से इनकार कर दिया है। यह सिर्फ इतना है कि इस बार यह वास्तव में असुविधाजनक है। अगर कुछ होता, तो मैं आपको यह नहीं समझा सकती। यान झिगाओ एक पल के लिए चुप रहे, फिर कहा, मैं वास्तव में आंतरिक आंगन के मामलों को नहीं समझता, और मैंने कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है। मैं आवेगशील था। चलो मैडम की व्यवस्था के साथ चलते हैं। मैडम ली मुस्कुराई। जब तक हमारा परिवार जिंगझू शहर में सफलतापूर्वक बस जाता है, भोज के निमंत्रण की कमी के बारे में चिंता क्यों करें? दूसरी भाभी और लिन परिवार कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। यान झिगाओ के चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखी। वह भी श्रीमती लिन और उनकी बेटी की शिकायतें सुनने के तुरंत बाद अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्सुक हो गया था। मैडम को धन्यवाद, जो एक गुणी महिला थी, यी ने उन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया था। उस रात यान झिगाओ ने मुख्य प्रांगण में आराम किया, और अगली सुबह वो प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय गए। आंटी लिन ने पूरी रात इंतजार किया। सुबह होने से कुछ देर पहले ही सोई, बेसब्री से यान झिगाओ के जवाब का इंतजार कर रही थीं। दुर्भाग्य से दोपहर तक भी यान झिगाओ ने उसकी तलाश के लिए किसी को नहीं भेजा था। माँ, क्या मैं डबल नाइन्थ फेस्टिवल पर बड़ी बहन और अन्य लोगों के साथ बाहर जा सकता हूँ? यान येशुंग ने आशा भरी निगाहों से आंटी लिन को देखा। आंटी लिन ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ अपनी बेटी की ओर देखा। नहीं, शब्द बोलने में असमर्थ थी। मास्टर बदल गया था। जब से उन्हें प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में पदोन्नत किया गया, उनका उनके प्रति पहले जैसा रवैया नहीं रहा।
अगर ऐसा कुछ साल पहले हुआ होता तो उनके जरा से संकेत से ही उनकी फरमाइशें पूरी हो जाती, भले ही मैडम को इससे असहजता महसूस होती। लेकिन अब न केवल उसका उसके आंगन में आना जाना कम हो गया था, बल्कि वह अब पूरी तरह से उसकी इच्छाओं का पालन भी नहीं करता था। पलक झपकते ही डबल नाइन्थ फेस्टिवल आ गया। सुबह सुबह दाहुआ पहले से बनाए गए केक देने के लिए सबसे पहले ओल्ड मैडम के आंगन में गई। दादी, अगर जियांगक्सिया पर्वत पर दृश्य अच्छे हैं, तो हमें कुछ समय के लिए अलग से जाना चाहिए। वह जानती थी कि बूढ़ी मैडम के पैर अभी भी मजबूत थे और पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब झो परिवार ने उन्हें आमंत्रित किया था तो उसे लाना उचित नहीं था। बूढ़ी मैडम मुस्कुराई और दाओहुआ के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फंसने वाली नहीं हूँ, उन्होंने कहा, हालांकि अंदर से उन्होंने इस भाव की बहुत सराहना की। बारी बारी से बात करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार में से केवल दाओहुआ ही थी जो बार बार यह सुनिश्चित करती थी कि वह ऊब महसूस नहीं कर रही है। उसे संदेह था कि उसके किसी बेटे या बहू ने कभी उसे अकेले बाहर ले जाने के बारे में सोचा होगा। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, दादी के फूल अब मेरे से भी बेहतर हैं। वे आंगन में फसलें नहीं उगा सकते थे, लेकिन जब से उन्होंने फूलों की दुकान खोली, बूढ़ी मैडम ने फूलों की बागवानी करना शुरू कर दिया। अब बूढ़ी मैडम के आंगन में फूल और पौधे उनके जैसे ही प्रचुर मात्रा में थे। बूढ़ी मैडम ने गर्व की दृष्टि से उसकी ओर देखा। इस बूढ़ी औरत ने जितना आपने चावल खाया है, उससे अधिक नमक खाया है। मैं फूल उगाने वाली एक युवा लड़की से कैसे हार सकती हूँ? ठीक है, बहुत हो गया मेरे चारों ओर घूमना, जल्दी से अपनी माँ को ढूंढो और देर मत करो। दाओहुआ हर 3 कदम पर पीछे मुड़कर देखता है, चिढ़ता है। दादी, सुनिश्चित करें कि आप मुझे बहुत ज्यादा याद न करें। बूढ़ी मैडम ने अधीरता से अपना हाथ लहराया। आगे बढ़ो, तुम्हें कौन याद करेगा, पगली। तभी दाओहुआ खुशी खुशी वहां से चला गया। एक बार नजरों से ओझल होने के बाद बूढ़ी मैडम मुस्कुराते हुए दादी सुन की ओर मुड़ी। वह लड़की वास्तव में विचारशील है। दादी सुन ने हंसते हुए उत्तर दिया, आखिरकार जब वह छोटी थी तब से उसे आपके द्वारा पाला गया था, यदि आप नहीं तो वह किसके करीब होती। पिछले यार्ड के गेट पर जब दाओहुआ पहुंची, वांग मैनमैन अभी भी गाड़ी में सामान ले जा रही थी। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर घूर कर देखा, तुम अपने साथ क्या लाए हो? मैं देख रही हूँ कि मैनमैन पहले ही बहुत सारी चीजें गाड़ी पर ले जा चुकी है। दाओहुआ, क्या हमें दूर के दृश्य का आनंद लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए? एक बार जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे, तो हमें निश्चित रूप से आराम करने की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं कुछ स्नैक्स लाया, जो उस समय खाना अच्छा रहेगा। मैडम ली ने हंसते हुए डांटा, आप जहां भी जाते हैं, खाना खाना हमेशा याद रखते हैं। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, जीवन में खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। बोलने के बाद उसने यान येहुआन को गाड़ी में चढ़ने के लिए इशारा किया, जो किनारे पर इंतजार कर रहा था। मैडम ली ने 2 गाड़ियां तैयार की, एक में उनके साथ दाओहुआ और यान येहुआन थे, और दूसरे में नौकरानियां और दादी थीं। जल्द ही गाड़ियां अपने रास्ते पर थीं। झोऊ परिवार की गाड़ियां शहर के गेट पर हैं, आइए पहले उनसे मिलें। जब यान परिवार आया, तो शहर के गेट पर पहले से ही कई गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। मैडम ली ने देखने के लिए गाड़ी का पर्दा पीछे खींचा और प्रत्येक परिवार की गाड़ी के शिखर पर नजर डाली, फिर अपने परिवार की 2 लड़कियों की ओर मुड़ी और कहा, जिंगझोऊ शहर में केवल झोऊ परिवार ही इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता है। चैप्टर 128 ठंडा स्वागत। एक बंदरगाह झेंझौ शहर के ठीक बाहर था, और एक बार जब सभी लोग शहर के गेट पर इकट्ठा हो गए, तो वे जल्दी से बंदरगाह के लिए निकल पड़े। बंदरगाह पर पहुंचने और जहाज पर चढ़ने के लिए अपनी गाड़ियों से उतरने में देर नहीं लगी। झोऊ परिवार की नदी नाव वास्तव में बहुत बड़ी है। यान परिवार की गाड़ी थोड़ी पीछे थी। इस बीच जिज्ञासु दाओहुआ बाहर देखने के लिए पर्दा उठाने से खुद को नहीं रोक सका। यह अभी भी छोटे जहाजों में से एक है।
आकार और भव्यता की बात करें तो दयुवान नदी का निरीक्षण करने के लिए राजकुमार ने जिस जहाज का उपयोग किया था वह वास्तव में बड़ा था। इसमें पूरे 4 डेक थे। बातचीत की आवाज पीछे की गाड़ी से आई। दाओहुआ ने पलटकर देखा कि यह झोऊ जिंगवान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो और कहाँ होता? झोऊ जिंगवान और दाओहुआ पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए वह तुरंत अपनी गाड़ी से उतर गई और दाओहुआ में कूद गई। मैडम ली, मुझे आशा है कि आप अच्छी होंगी। मैडम ली मुस्कुराई और झोऊ जिंगवान को अपनी सीट पर बैठने में मदद की। तभी दाओहुआ ने आगे कहा, मुझे लगा कि आप जहाज पर चढ़ने वाले पहले लोगों में से एक होंगे। यही योजना थी, लेकिन मैं घर से थोड़ा देर से निकला, इसलिए मेरी माँ मेरे बिना ही आगे बढ़ गईं। झोऊ जिंगवान दाओहुआ की ओर झुकी। आज हमें एक अच्छा समय बिताने की जरूरत है। मैं लंबे समय से नदी की नाव पर सवारी करना चाहती थी। दाओहुआ, क्या आपके परिवार के पास नदी की नाव नहीं है जिसका आप अक्सर उपयोग कर सकें? झोऊ जिंगवान ने अपने होठों को शुद्ध किया। जब तक मेरी माँ मेरे साथ नहीं होगी, मुझे इसकी सवारी करने का मौका कब मिलेगा? मैं अपना भाई की जैसे नहीं हूँ, जो अक्सर दोस्तों को नाव का आनंद लेने और दृश्यों की सराहना करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दाओहुआ ने समझते हुए सिर हिलाया। प्राचीन समय में युवा महिलाओं को अपनी इच्छा से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, विशेषकर बड़े घरों की महिलाओं को कड़े नियमों के साथ। भविष्य में मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगी और हम मेरे विला में खेलने जा सकते हैं। झोऊ जिंगवान ने बार बार सिर हिलाया। आप इसे नहीं भूल सकते। वह बेचैन रहती थी और उसे हर समय घर में बंद रहने से नफरत थी। यह देखते हुए कि यान येहुआन एक तरफ बैठी थी, बातचीत में शामिल होने में असमर्थ थी, दाओहुआ ने तुरंत उसे शामिल कर लिया। यह मेरी दूसरी बहन है। क्या आप उसे याद करते हैं? झोऊ जिंगवान ने यान येहुआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। हेलो, यान परिवार की दूसरी बहन। यान येहुआन ने तुरंत उत्तर दिया, हेलो, झोऊ सिस्टर। झोऊ जिंगवान मुस्कुराए और तेजी से दाओहुआ के कान में फुसफुसाया, हंसते हुए, मुझे अभी भी याद है कि आपके परिवार में एक बहन है जिसे रोना पसंद है। क्या आप उसे अपने साथ नहीं लाए थे? दाओहुआ ने झोऊ जिंगवान की ओर अपनी आंखें घुमाई। कौन सी छोटी लड़की नहीं रोती? क्या तुमने कभी नहीं रोई? उनके बगल में यान येहुआन के गाल थोड़े लाल हो गए। वह जानती थी कि झोऊ परिवार की युवा महिला यीशून का जिक्र कर रही थी और उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि उसकी बड़ी बहन दूसरों के सामने यीशून का बचाव करेगी। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि जब से उसकी बड़ी बहन संपत्ति में लौटी है, यीशून खुले तौर पर और गुप्त रूप से ध्यान और पक्ष के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, और चाची लिन अक्सर परेशानी पैदा करने के बहाने के रूप में अपनी बड़ी बहन का इस्तेमाल करती थी। अधिकार से उसकी बड़ी बहन को यीशून को नापसंद करना चाहिए, है ना? यान येहुआन की उलझन के विपरीत मैडम ली ने अपनी बेटी की ओर अनुमोदन से देखा। पारिवारिक कलह आंतरिक रहनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कितने जीवंत झगड़े हैं, उन्हें बाहरी लोगों के सामने प्रकट न करें, उन्हें मनोरंजन के लिए अतिरिक्त चारा न दें। बातचीत के बीच में जहाज पर चढ़ने की बारी यान परिवार की थी। सबसे पहले मैडम ली गाड़ी से उतरी, उनके बाद तीनों लड़कियां उतरीं। विभिन्न परिवारों की महिलाएं, जो पहले से ही जहाज पर थीं और जो अभी भी गाड़ी में चढ़ने का इंतजार कर रही थीं, उन्होंने झोऊ जिंगवान को यान परिवार की गाड़ी से निकलते देखा। कियान परिवार की मैडम तोनगजी, जो पास में थी, ने तुरंत कियान बिलन को खींच लिया। खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद मैडम कियान ने बी लैंग को दाओहुआ की ओर धकेला। तुम लड़की, तुम हमेशा घर पर मिस यान के बारे में बात करती रहती हो। अब जब तुम अंततः उससे मिल ही गए हो, तो तुम्हें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। कियान बिलन ने दाओहुआ को देखकर शर्म से मुस्कुराया और फिर उसके बगल में खड़े झोऊ जिंगवान की ओर देखा। ठीक है, युवा महिलाओं को एक साथ समय बिताने दें, जबकि हम वयस्क वहां जा रहे हैं। कई मैडम पहले से ही इकट्ठी हैं। मैडम कियान मुस्कुराई और मैडम झोऊ की ओर देखा।
मैडम ली ने सिर हिलाया और दाओ हुआ और यान येहुआन की ओर देखते हुए चेतावनी दी, अपनी बहन का अच्छा ख्याल रखना। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वो यान येहुआन की अच्छी देखभाल करेगी। सभा के मेजबान के रूप में झोउ परिवार ध्यान का केंद्र था और झोउ जिंगवान जल्दी ही युवा महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। दाओ हुआ यान येहुआन के साथ, जो थोड़ा घबराया हुआ था, पीछे पीछे चला, एक उचित शालीन मुस्कान दिखाते हुए और एक एक करके सभी युवा महिलाओं को स्वीकार किया। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि ये लड़कियां युवा और भोली हैं, वे पदानुक्रम और सामाजिक दायरे को नहीं समझती हैं। विशेष रूप से कुलीन परिवारों में पली बड़ी लड़कियां छोटी उम्र से ही शिष्टाचार में पारंगत हो जाती हैं। उन्हें यह समझ आ जाता है कि किस तरह के लोगों के साथ किस स्तर का व्यवहार बनाए रखना है। इस बार झोउ परिवार द्वारा आमंत्रित अतिथियों में जिंगझोउ के कुलीन परिवारों के कई लोग शामिल थे। इन परिवारों के सदस्य या तो राजधानी में पद संभाल रहे हैं या प्रांतीय सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उनमें से यान परिवार मुश्किल से ही बाहर खड़ा था। दाओ हुआ और यान येहुआन के प्रति विनम्र रहते हुए लड़कियां तुरंत अन्य युवा महिलाओं के साथ बातचीत में शामिल होने लगीं। यहाँ तक कि कियान बिलन, जिसे मैडम कियान ने भेजा था, कुछ परिचित लड़कियों को देखकर तेजी से चला गया। चलो डेक पर बैठते हैं। सामाजिक बारीकियों के बाद दाओ हुआ को युवा लड़कियों के एक समूह को खुश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने यान येहुआन को भीड़ से दूर कर दिया। यान येहुआन बोलने में झिझक रही थी। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? यान येहुआन, बड़ी बहन, क्या हमारा इस तरह चले जाना ठीक है? दाओ हुआ मुस्कुराए और चलते चलते उन्होंने कहा, दूसरी बहन, दूसरों के साथ बातचीत करते समय आराम और सहजता ही मायने रखती है। क्या आप उन युवतियों के बीच धक्का मुक्की करते हुए सहज थे? यान येहुआन ने अपना सिर हिलाया। दाओ हुआ, ठीक है, यह आपके पास है। इस समय दोनों केबिन छोड़कर डेक पर आ गए थे। एक हल्की हवा ने उनका स्वागत किया, जिससे दाओ हुआ का उत्साह तुरंत बढ़ गया। उन गपशप कर रही लड़कियों के साथ बैठकर हवा को महसूस करने और राजसी दयुवान नदी की प्रशंसा करने के आराम की तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी ओर मैडम ली का स्वागत दाओ हुआ से ज्यादा बेहतर नहीं था। मैडम कियान के नेतृत्व में अन्य मैडमों से शुरुआती परिचय के बाद समूह ने सूक्ष्मता से उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। मैडम झोउ मैडम ली के साथ काफी मिलनसार और खुशमिजाज थीं, लेकिन उनके आसपास बड़ी संख्या में लोगों को देखते हुए अनिवार्य रूप से कुछ गलतियां थीं। पास में सलाहकार की मैडम वांग और मैडम कियान एक साथ बैठी, हंस रही थीं और बातें कर रही थीं। मैडम ली को अकेले बैठा देखकर मैडम कियान उन्हें अपने पास बुलाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन मैडम वांग ने उन्हें तुरंत वापस खींच लिया। सिस्टर कियान, कोई अपराध नहीं, लेकिन भले ही मजिस्ट्रेट यान हमारे पतियों में से वरिष्ठ हैं, हमें उनकी व्यापारी जन्मी पत्नी के साथ खुद को जोड़ने के लिए अपने रास्ते से हटने की जरूरत नहीं है। यह हमारी अपनी स्थिति का अनावश्यक रूप से कम होना है। मैडम कियान ने मैडम वांग की ओर देखा और विशेष रूप से प्रसन्न न होते हुए वापस बैठ गईं। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर भी धीमी आवाज में पूछा, क्या आपका परिवार वांग्यू अकादमी में यान भाइयों की स्थिति के बारे में जानता है? वांग्यू अकादमी का उल्लेख करने से मैडम वांग चिढ़ गईं, क्योंकि उनके परिवार ने कंसल्टेंट डू के संबंधों का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वे अपने बड़े बेटे को अकादमी में दाखिला दिलाने में असफल रहे। हमारे परिवार के किसी सदस्य के वहां अध्ययन किए बिना हम कैसे जान सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है? क्यों, क्या तुमने कुछ सुना है? मैडम कियान ने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। मेरे परिवार की खबर आपके से भी अधिक पुरानी है। यह सुनने के बाद मैडम वांग ने और पूछताछ नहीं की। वास्तव में, हालांकि कियान और वांग परिवारों में से कोई भी झोंगझोउ के मूल अभिजात वर्ग से नहीं था, वांग परिवार कंसल्टेंट डू के साथ संबंध के कारण और कियान परिवार जिंगझोउ में अपने लंबे समय तक रहने और व्यापक परिचित होने के कारण यान परिवार की तुलना में थोड़ा बेहतर स्थिति में थे। जहां तक जानकारी एकत्र करने की बात है, वे केवल सही विवरण ही समझ सके। मैडम कियान ने फिर से मैडम ली की ओर देखा और सोचा कि क्या उनके पति की खबर सच है।
क्या यान भाई वास्तव में लिटिल प्रिंस के साथी बन गए थे? उसके विचारों में बदलाव आया। मैडम कियान ने एक बार फिर मैडम झो की ओर देखा। इस बार उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मैडम झो की मैडम ली के प्रति गर्मजोशी काफी बढ़ गई है। झो परिवार का सबसे बड़ा बेटा अकादमी में पढ़ रहा था और उसे कुछ खबर मिली होगी। अफसोस, मैडम कियान ने मैडम ली की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। हालांकि वह एक व्यापारिक पृष्ठभूमि से आई थी, वो अविश्वसनीय रूप से चुप थी। चाहे लिटिल प्रिंस के साथ उनके परिवार के रिश्ते के बारे में हो या अकादमी में यान भाइयों की स्थिति के बारे में, एक भी विवरण प्रकट नहीं किया गया था। इससे मैडम कियान अनिश्चित हो गईं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। चैप्टर 129 रियूनियन 1 पुनर्मिलन 1। मुझे आश्चर्य है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पाई, और यहाँ तुम कुछ शांत समय के लिए छिपकर बैठ रहे हो। झू जिंगवान ने दाओहुआ की तलाश के लिए युवा महिलाओं के समूह से अलग होते हुए कहा। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, मैं मेजबान नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेहमानों का मनोरंजन नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से मेरे पास कुछ खाली समय है। झू जिंगवान दाओहुआ की ओर चाली, आप वास्तव में जानते हैं कि खुद का आनंद कैसे लेना है। केबिन के अंदर बहुत शोर है और मेरे कान अभी भी गूंज रहे हैं। दाओहुआ मुस्कुराई लेकिन बातचीत जारी नहीं रखी। यान येहुआन को आखिरकार बोलने का मौका मिल गया और उसने हंसते हुए कहा, मिस झो, ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा बेहतर हो गई है। यह सुनकर झू जिंगवान की आंखें खुशी से छलक गईं और उसने दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे जो त्वचा क्रीम दी है वह वास्तव में प्रभावी है। मेरे चेहरे को छुएं, क्या यह चिकना और कोमल दोनों नहीं लगता? दाओहुआ ने खुशी खुशी चिढ़कर कहा, यह बहुत चिकना है, ऐसा लगता है मानो ताज़ा छिला हुआ उबला अंडा हो। झू जिंगवान ने खुशी से उसके गाल थपथपाए। हालांकि उसकी त्वचा दाओहुआ की तरह चीनी मिट्टी की तरह और गुलाबी नहीं थी, जो जमी हुई क्रीम की तरह थी, इसमें बहुत सुधार हुआ था। निरंतर देखभाल के साथ यह निश्चित रूप से और भी बेहतर हो जाएगा। यान येहुआन ने उन दोनों को देखा और पूछा, वो कौन सी त्वचा क्रीम है? दाओहुआ ने उदासीनता से उत्तर दिया, जो मैंने खुद बनाया, जो मैंने तुम्हें दिया, वह तुम नहीं चाहते थे। एक बार वो बुढ़िया के आंगन में त्वचा क्रीम बना रही थी और यान येहुआन और 2 अन्य लोग उनका सम्मान करने आए। दाओहुआ ने लापरवाही से उनमें से प्रत्येक को एक बॉक्स दिया। दुर्भाग्य से उन्होंने इसकी सराहना नहीं की। यान येहुआन का चेहरा सख्त हो गया, उसे घटना याद आ गई। उस वक्त उन्हें यह भी लगा कि किसी भी चीज को चेहरे पर लापरवाही से नहीं लगाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलो, ऊपरी डेक पर चलते हैं, वहां का दृश्य बहुत ऊंचा है। झू जिंगवान को लगा कि दूसरी मंजिल के डेक से दृश्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए उसने दाओहुआ को तीसरी मंजिल तक खींच लिया। गति कम करो। दाओहुआ ने तुरंत यान येहुआन को जल्दी से पीछे आने का इशारा किया। जल्द ही वे तीनों तीसरी मंजिल पर ऊपरी डेक पर पहुंच गए। क्रूज जहाज पर पहली मंजिल वह थी जहां विभिन्न परिवारों की महिलाएं बातें करती थीं और हंसती थीं, दूसरी मंजिल युवा महिलाओं के लिए थी, और तीसरी मंजिल पर सबसे कम लोग थे। पूरे डेक पर केवल वे 3 ही थे। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या यहाँ का दृश्य बहुत बेहतर नहीं है? झू जिंगवान डेक पर घूम रहा था और बहुत खुश लग रहा था। दाओहुआ भी बहुत खुश था। आसपास कोई नहीं होने और इस तरह कम प्रतिबंध होने पर वह डेक के बिल्कुल सामने चली गई, अपनी बाहें फैला दी, अपनी आंखें बंद कर ली और नम हवा को अपने चेहरे और शरीर पर बहने दिया। उसे ऐसा करते देखकर झू जिंगवान को तुरंत दिलचस्पी हो गई और उसने दाओहुआ की नकल की। यान येहुआन को भी प्रलोभन दिया गया था, लेकिन बाहर होने के कारण उसे अपनी बाहें खोलने में थोड़ी परेशानी महसूस हुई। वो बस रेलिंग से चिपक गई, लेकिन फिर भी उसे बहुत खुशी महसूस हुई। ऊंचे सुविधाजनक स्थान से बाहर देखने पर वास्तव में व्यक्ति को आराम और संतुष्टि महसूस होती है। इस बीच 1000 मीटर दूर दयुवान नदी पर एक और भी अधिक शानदार क्रूज जहाज रवाना हुआ। तीसरी मंजिल के ऊपरी डेक पर जियो येयांग अपने चारों ओर के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग कर रहा था।
जियो येयांग ने अचानक विस्मय की आवाज निकाली, दूरबीन नीचे रख दी और नग्न आंखों से दूर की ओर देखा। फिर उसने फिर से दूरबीन उठाई, और जब उसने लेंस के माध्यम से हरे रंग की उस परिचित छाया को देखा, तो उसके मुंह का कोना मुस्कुराहट से भर गया। यान वेंकाई, क्या तुम्हारी बहन भी आज बाहर आनंद ले रही है? उसने पूछा। यान वेंकाई, जो सू होंगक्सिन के साथ आर्म रेसलिंग कर रहे थे, इस सवाल से हैरान रह गए। सू होंगक्सिन ने उस पल का फायदा उठाते हुए अपना हाथ नीचे दबा लिया। मैं जीत गया। आमतौर पर प्रतिस्पर्धी यान वेंकाई ने कुछ और राउंड पर जोर दिया होगा, लेकिन इस बार वह जल्दी ही चले गए। सचमुच? कहाँ? मुझे देखने दो। जियो येयांग ने यान वेंकाई को दूरबीन सौंपी और उसे सही दिशा की ओर इशारा किया। आज दोहरा नौवां महोत्सव था, और दयुवान नदी पर एक या दो से अधिक क्रूज जहाज थे। वास्तव में, यह दाओहुआ है। बड़ा भाई, तीसरा भाई, आओ और देखो, दाओहुआ हमारे पीछे क्रूज जहाज पर है। यान वेंशयू और यान वेंताओ ने हंगामा सुना और उनके साथ शामिल हो गए। यान वेंकाई फिर झोऊ चेंगे की ओर मुड़े, ऐसा लगता है कि आपके परिवार की युवा महिला भी वहां है। आओ और देखो कि क्या यह वही है। उसने पहले एक बार झोऊ परिवार की लड़की को देखा था और अब उसे ठीक से याद नहीं आ रहा है। झोऊ चेंगे जल्दी से करीब आ गया, और यान वेंकाई ने उसे दूरबीन सौंप दी और उसे जल्दी से देखने का संकेत दिया। हाँ, यह हमारा जिंगवान है, उन्होंने कहा। दूरबीन का उपयोग करने के बाद झोऊ चेंगे ने इसे कुशलतापूर्वक जियो येयांग को वापस लौटा दिया। उसके पास लिटिल प्रिंस के सामान का लापरवाही से उपयोग करने के लिए यान वेंकाई जितनी मोटी त्वचा नहीं थी। वो हमारे परिवार की आनंद नाव है, यह अवश्य ही माँ होगी जो अन्य परिवारों को यात्रा के लिए आमंत्रित कर रही होगी, झोऊ चेंगे ने जियो येयांग को समझाया। जियो येयांग ने सिर हिलाया और दूरबीन से देखना जारी रखा। जब उसने दाओहुआ को अपनी बाहें फैलाए हुए, इतनी संतुष्टि के साथ आनंद लेते हुए देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दुर्भाग्य से अधिक समय नहीं हुआ था कि एक नौकरानी दूरबीन के दृश्य में प्रकट हुई और उसे बुला रही थी। एक पल सोचने के बाद जियो येयांग ने झोऊ चेंगे की ओर रुख किया। जाओ और पता करो कि तुम्हारी माँ ने क्या योजना बनाई है, क्या तुम ऐसा करोगे? झोऊ चेंगे तुरंत पीछे हट गए, और जल्द ही रिपोर्ट करने के लिए लौट आए। माँ ने सुंदर दृश्य के लिए जियांगक्सिया पर्वत पर जाने के लिए प्रत्येक परिवार की महिलाओं को व्यवस्थित किया है। इन शब्दों पर जियो येयांग की अभिव्यक्ति में थोड़ी हलचल हुई। मैंने सुना है कि जियांगक्सिया पर्वत पर शरद ऋतु के मेपल के पत्ते असाधारण रूप से सुंदर हैं। चूंकि यही मामला है, आइए हम भी एक नजर डाल लें। व्यवस्था के प्रभारी डोंग युवानक्सुआन तुरंत इसकी देखभाल करने के लिए चले गए। सियांगाजिया पर्वत। जब झोऊ परिवार की आनंद नाव पहुंची, तो कई अन्य नावें पहले से ही पहाड़ की तलहटी में बंधी हुई थीं। वाह, वह नाव झोऊ से भी अधिक प्रभावशाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महान व्यक्ति आया हो? विभिन्न परिवारों की महिलाएं आपस में कानाफूसी करने लगीं। जैसे ही वे उतरे, झोऊ परिवार की मैडम ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बेटी और यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी को हाथ पकड़कर अंतरंगता से बात करते हुए देखकर तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सबके पास से गुजरी और मैडम ली की ओर चल दी। मेरी मूर्ख लड़की ने तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया? मैडम झोऊ की गर्मजोशी से मैडम ली अंदर से आश्चर्यचकित थी, लेकिन उनके चेहरे पर यह नहीं दिखा और वह मुस्कुराई। मिस झोऊ उज्ज्वल और चतुर और बहुत पसंद करने योग्य हैं। उसे कोई परेशानी कैसे हो सकती है? जब वे किनारे की ओर चले तो मैडम झोऊ ने मैडम ली का हाथ पकड़ लिया। यह सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यह लड़की मुझे कितना परेशान करती है। उनके पीछे दाओहुआ ने आश्चर्य से देखा जब दोनों महिलाएं साथ साथ चली गईं। झू जिंगवान भी थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। जल्द ही उन्हें इसका कारण पता चल गया। उतरने के बाद उन्होंने झोऊ चेंगे और यान वेंशियू को पहाड़ की तलहटी पर इंतजार करते देखा। भाई दाओहुआ और झोऊ जिंगवान खुश थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनकी ओर दौड़ रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? यान वेंशियू ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा राजकुमार भ्रमण पर है और हम उसके साथ यहाँ हैं।
दाओहुआ की आंखें चमक उठी। जियो, छोटा राजकुमार भी यहाँ है। कहाँ है वह? झू चेंगे ने पदभार संभाला। अभी आपके चौथे भाई ने पर्वतारोहण प्रतियोगिता का सुझाव दिया। अब तक वो पहाड़ के आधे रास्ते के करीब पहुंच गया होगा। दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? झू चेंगे ने उत्सुकता से पूछा। दाओहुआ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि प्रथम कौन होगा। यह सुनकर झू जिंगवान की आंखें चौड़ी हो गईं। आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं? हमें यह भी नहीं पता कि प्रतियोगिता में कौन भाग ले रहा है। झू चेंगे अपनी मूर्ख छोटी बहन की ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। प्रथम कौन होगा? निस्संदेह यह छोटा राजकुमार होगा। शीर्ष स्थान के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करने का साहस और कौन करेगा? चैप्टर 130 रिवर्सल उल्टाव। झो चेंगे और यान वेनशियू ने अपनी माँ मैडम झो और मैडम ली को सम्मान दिया और अन्य महिलाओं को भी बधाई दी। फिर वे चले गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सभी को पता चल गया कि लिटिल प्रिंस जो पढ़ाई के लिए वांग्यू अकादमी में रुके थे, वे भी आज जियांगक्सिया पर्वत पर चढ़ने के लिए आए थे। तुरंत काफी फुसफुसाहट और जीवंत चर्चा होने लगी। पिछले ठंडे उपचार की तुलना में मैडम अब मैडम ली के प्रति अधिक उत्साही थी, सक्रिय रूप से उनसे बातचीत करने के लिए आ रही थीं। दाओहुआ और यान येहुआन के अलावा परिवारों की बेटियां भी खुशी खुशी एक दूसरे को बहनें कह रही थीं। महिलाओं के बदलते रवैये को देखकर दाओहुआ को खुशी भी हुई और नुकसान भी हुआ। साथ ही उन्होंने प्रसिद्धि और भाग्य की उत्कट खोज पर अफसोस जताया, जिसके लिए लोग इतने उत्सुक हैं। अब जब उन्हें पता चला कि उसके 3 भाई जियो येयांग का पीछा कर रहे हैं, तो वे उनकी तरफ आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उनके प्रति उनका पिछला तिरस्कार बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही न हो। आसपास के सभी लोगों के अति उत्साही होने के कारण यान येहुआन थोड़ा घबरा गया था। दाओहुआ ने उसे शांत करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। कम बोलो, अधिक निरीक्षण करो। यदि कोई आपसे बात करता है और आप नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, तो बस मुस्कुराएं। अन्य महिलाओं के साथ घुलते मिलते समय जब तक आप उचित व्यवहार करते हैं और किसी शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करते हैं, यह पर्याप्त है। यदि आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके साथ आप मिलते हैं या समान रुचियां साझा करते हैं, तो बेझिझक अधिक बातचीत करें। यान येहुआन को बाहर लाने का मतलब उसे हमेशा के लिए अपने पास रोके रखना नहीं था। प्राचीन समय में लड़कियों को बाहर जाने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते थे। चूंकि वे बाहर थे, इसलिए 1 या 2 मित्र बनाने के अवसर का लाभ उठाना सबसे अच्छा था। नियमित पत्र व्यवहार या एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजने से उनके एकांत जीवन को बहुत अधिक एकाकी या उबाऊ होने से रोका जा सकता है। यान येहुआन ने ध्यान से सुना और दाओहुआ के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। ये बातें उसकी माँ ने कभी उससे नहीं कही थीं। उनके बाहर जाने से पहले उनकी माँ की प्राथमिक सलाह दूसरे परिवारों की बेटियों से दोस्ती करने की थी, लेकिन यह कैसे किया जाना चाहिए इसका कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि काउंटी में अधिकारियों की बेटियों के साथ उनकी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन यह अनुभव वर्तमान से बिल्कुल अलग था। उसे याद आया कि शुरू में ये लड़कियां ही थीं जिन्होंने उनसे बात करने और उन्हें खुश करने की पहल की थी। हालांकि यहाँ उसकी चाची को भी अपमानित किया गया था। सौभाग्य से उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी थी। अन्यथा ठंड में छोड़े जाने के कारण वह निश्चित रूप से नहीं जानती कि कैसे प्रबंधन करना है। अब उसके सबसे बड़े भाई की उपस्थिति के कारण मैडम और युवा महिलाएं अचानक फिर से उनके प्रति उत्साही हो गई थीं। वह खुश थी, लेकिन साथ ही अनिश्चित भी थी कि उनके साथ बातचीत कैसे की जाए। वह भाग्यशाली थी कि उसकी बड़ी बहन उसे पढ़ाने को तैयार थी। यान येहुआन ने गुप्त रूप से दाओहुआ को देखा, जो अन्य युवा महिलाओं के साथ आराम से बात कर रही थी और हंस रही थी। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। हालांकि उसकी बड़ी बहन अक्सर उनके साथ नहीं खेलती थी, लेकिन वो वास्तव में एक दयालु व्यक्ति थी। अंततः लड़कियों की भीड़ से छुटकारा पाने के बाद, जो उनके पास जमा हो गई थी, दाओहुआ ने सांस छोड़ी और अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाला।
उसे एक बार फिर आश्चर्य हुआ कि कैसे अतीत की युवतियां साधारण नहीं थीं। सावधानी पूर्वक ध्यान दिए बिना कोई भी आसानी से अपनी बातचीत में लगाए गए मौखिक जाल में फंस सकता है। दाओहुआ को ऐसे देखकर जैसे उसने एक बड़े दुश्मन को खदेड़ दिया हो, झू जिंगवान ने हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, अब आप समझ गए हैं कि अन्य युवा महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय मुझे कैसा महसूस होता है। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, यह आपके लिए अलग है। आपका परिवार एक कुलीन घराने वाला एक प्राचीन कुलीन परिवार है, जिसने कार्मिक मंत्रालय में एक ग्रैंड सेक्रेटरी और एक उच्च पदस्थ उपमंत्री को जन्म दिया है। ज्यादातर लोग खुद को आपसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और वे बातचीत में आपका मजाक उड़ाने या जाल बिछाने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं अलग हूँ। हमारे परिवार में एक अधिकारी के रूप में केवल मेरे पिता हैं, और वो उथली नींव वाले, विनम्र जड़ों से केवल 5वीं रैंक के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं। यहाँ कोई भी परिवार प्रतिष्ठा के मामले में आसानी से हमसे आगे निकल सकता है। मेरे 3 भाइयों ने लिटिल प्रिंस का पक्ष लिया है, और ज्यादातर लोग केवल सतही तौर पर हमारे प्रति गर्मजोशी दिखाते हैं। निजी तौर पर वे शायद किसी भी चीज से अधिक ईर्ष्या महसूस करते हैं। अगर मैं लगातार सतर्क नहीं रहता, तो सबसे अच्छा मेरा उपहास किया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में मैं खुद पर आपदा ला सकता हूँ। झू जिंगवान ने आश्चर्य से दाओहुआ की ओर देखा, केवल अन्य लड़कियों के साथ बातचीत करके क्या आपने इस सब के बारे में सोचा है? दाओहुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली, मैं कैसे नहीं सोच सकती। हमारे परिवार के बीच कोई मजबूत संबंध नहीं है, और मुसीबत के समय में मदद करने वाला कोई नहीं होता। हमें झगड़ों से दूर रहने के लिए हमेशा सावधान रहना होगा। क्या आपको लगता है कि हर किसी के पास भरोसा करने के लिए आपके जैसा शक्तिशाली परिवार है? झू जिंगवान ने जवाब दिया, कौन कहता है कि अगर कुछ होता है, तो कोई मदद नहीं करेगा? हमारा परिवार मदद करेगा। यह सुनकर दाओहुआ सिर्फ मुस्कुराया, बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया। झू परिवार के साथ उनके परिवार का रिश्ता विशेष रूप से घनिष्ठ नहीं था। अधिक से अधिक उसके 3 भाई और झू परिवार के युवा एक ही अकादमी में पढ़ते थे, और सहपाठियों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते थे, और वह कुछ हद तक झू जिंगवान के करीब आ गई थी, जो शपथ ग्रहण करने वाली बहनों के बीच एक बंधन के समान था। लेकिन ये युवा पीढ़ी के बीच के संबंध थे जिनमें वयस्क बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। ऐसा रिश्ता कितना विश्वसनीय हो सकता है? दाओहुआ ने यान येहुआन की ओर देखा, जो 2 युवा महिलाओं के साथ धीरे से बात कर रही थी, और उसे उचित प्रतिक्रिया देते हुए देखकर उसने आगे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। झू जिंगवान को अपने साथ खींच लिया और कहा, चलो थोड़ा तेजी से चढ़ते हैं। नीचे मैडम झो ने अपनी बेटी और यान परिवार की सबसे बड़ी लड़की को हाथ में हाथ डाले पहाड़ पर चढ़ते देखा, उसका दिल खुशी से भर गया। अपने बड़े बेटे द्वारा भेजे गए संदेश के बारे में सोचते हुए उसकी निगाहें जटिल हो गईं जब उसने मैडम ली को देखा, जो अन्य महिलाओं के साथ सहजता से बातें कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि छोटा राजकुमार यान परिवार को इतना अधिक सम्मान देगा। अब 2 छोटे यान भाई पहले से ही लिटिल प्रिंस के साथ मार्शल आर्ट का अध्ययन और अभ्यास कर रहे थे। हालांकि वे उसके पढ़ने वाले साथी नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से एक ही मंडली में थे। जब तक यान भाई काफी होशियार थे, वे इस कनेक्शन का उपयोग अपने परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कर सकते थे। देखिए, उन पर एहसान जताने की होड़ अभी शुरू ही हुई थी और हर कोई पहले से ही उनकी ओर उमड़ रहा था। साथ ही वो बहुत भावुक महसूस कर रही थी कि उसके सबसे बड़े बेटे ने लिटिल प्रिंस का ध्यान केवल इसलिए आकर्षित किया था क्योंकि वह 3 यान भाइयों से परिचित था, जिससे उसे संपर्क करने का मौका मिला। पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्वतापूर्ण ज्ञान या आचरण के संदर्भ में क्या उसका झो चेंगे हर तरह से यान भाइयों से कहीं बेहतर नहीं था? इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में बात नहीं करते। आखिरकार उनके परिवार को भी यान परिवार से लाभ हुआ था। यान परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाना उसके ससुर की असाधारण दूरदर्शिता थी, जो कोई गलती नहीं थी। सियांगक्सिया पर्वत काफी ऊंचा था, और सभी महिलाएं और युवा मिसेज विलासिता और आराम की आदी थी। उन्हें शिखर पर चढ़ाने का मतलब शायद यह होगा कि उन्हें बाद में नीचे ले जाना होगा।
इसलिए जब वे पहाड़ के आधे ऊपर पहुंचे तो मैडम झो ने रुकने का आह्वान किया। मेपल के पेड़ों ने जियांगक्सिया पर्वत को ढक लिया है और अगस्त और सितंबर आते आते पत्तियां लाल होने लगेंगी। यहाँ तक कि आधे रास्ते से ऊपर पहुंचने पर भी कोई भी सुंदर दृश्यों को देखकर आनंदित हो सकता था। पहाड़ के आधे ऊपर एक मंदिर बनाया गया था और मैडम झो ने सुबह सुबह ही वहां एक बड़ा प्रांगण आरक्षित कर दिया था। इस समय वो युवा महिलाओं और मिसेज को आराम करने के लिए मंदिर के पिछले प्रांगण में ले जा रही थी। आइए पहले आराम करें और ठीक होने के बाद हम जाकर बुद्ध के प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी को भूख लगती है तो आप यहाँ के शाकाहारी व्यंजन आजमा सकते हैं, वे काफी अच्छे हैं, मैडम झो ने सभी को मुस्कुराते हुए कहा। यह देखते हुए कि युवा मिस बेचैन हो रहे थे, उन्होंने कहा, मंदिर के आसपास का दृश्य भी काफी सुखद है। मठाधीश रुचिकर व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस अवसर के लिए विशेष रूप से गुलदाउदी प्रदर्शन की व्यवस्था की थी। यह आपके लिए बाहर आने का एक दुर्लभ मौका है, इसलिए बेझिझक चारों ओर देखें। यह सुनकर सभी युवा मिसेस खुश हो गईं, छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हुई और चर्चा करने लगी कि मनोरंजन के लिए कहाँ जाना है। हालांकि जब आप बाहर होते हैं तो हर मिस के साथ कोई ना कोई अवश्य होता है। क्या तुम समझ रहे हो? मैडम झो उन्हें एक बार फिर याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सकी, नहीं चाहती थी कि यह सुखद सैर किसी अप्रिय घटना के साथ समाप्त हो। जल्द ही युवा मिसेज परिचित दोस्तों के साथ चली गईं। कुछ लोग झोऊ जिंगवान और दाओहुआ को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए, लेकिन दोनों ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे पहले बहुत तेजी से चढ़े थे और अब कुछ हद तक थक गए थे और उन्हें गति धीमी करने की जरूरत थी। उनके माथे पर हल्का पसीना और उनके फूले हुए गालों को देखकर अन्य युवा लड़कियों ने जिद नहीं की और हाथ पकड़कर हंसते हुए चले गए। जब एक युवा महिला यान येहुआन को गुलदाउदी देखने के लिए आमंत्रित करने आई, तो दाओहुआ ने उसे हाथ हिलाकर कहा, जाओ, बस वेंशियू को अपने साथ ले जाना याद रखो। कियान बिलिन तुरंत मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मिस यान, मैं येहुआन की अच्छी देखभाल करूंगी।